क्या आप सब एक ऐसी कहानी देखना चाहते हो जहां गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स, ग्रैंड प्रीस्ट, सीनोगार्ड्स और पता नहीं कितने मॉर्टल्स इस पूरे मल्टीवर्स को बचाएंगे। और पता है बचाना किससे? उन लोगों से जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो कहीं से भी विलन नहीं थे, वो तो सच्चे थे और उनके साथ गलत हुआ था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अर्थ से। गोकू, विजिटा और ब्रोली का एक आम सा बैटल चल रहा था। इस बैटल में कुछ रूल्स रखे गए थे। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना अलाउड नहीं था। हैवी की अटैक्स करना भी मना था। इस बैटल का इंटेंशन था अपनी बेस फॉर्म पे और अच्छी पकड़ बनाना और मेंटली खुद को और ज्यादा ग्रो करना। एक और बात ये भी थी कि बैटल इंटेंस करने से अर्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता। तो डेफिनेटली ये बात भी तीनों के माइंड में थी। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये तीनों तो पीरस के प्लेनेट पे थे, तो फिर अर्थ पे कब और कैसे आ गए? पहले इस बात को जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे आना होगा। कुछ टाइम पहले ये तीनों पीरस के प्लेनेट पे ही प्रैक्टिस कर रहे थे। पीस को ग्रैंड पीस का मैसेज मिलता है कि सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और सुप्रीम गाइस को मीटिंग के लिए वहां पर आना है। इस मीटिंग की खबर मिलते ही पीरस और वीस काफी सीरियस हो गए थे। पीस ने सुप्रीम गाइस से कांटेक्ट किया और उनको वहां पे बुला लिया। गोकू कहता है अगर आप सैनी के पास जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मेरी उनसे बहुत बनती है, तो आपको बहुत मदद होगी। साथ ही विजिटा भी चलेगा और ब्रोली ने आज तक सैनी को नहीं देखा, तो वो भी देख लेगा कि किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे दिखते हैं। पर पीरस गोकू से कहते हैं कि बस डीटीज की मीटिंग है, कोई भी मॉर्टल वहाँ पे नहीं जा सकता। गोकू इस बात पे कहता है कि कोई बात नहीं, फिर हम तीनों यहीं पे अपना काम करते हैं, आप सब आराम से जाइए और आराम से आ जाइए। पर पीरस इस बात पे कहते हैं कि पता नहीं ये मीटिंग कितनी लंबी चलेगी, हो सकता है हम काफी टाइम तक वापस ना आए और मैं नहीं चाहता कितने टाइम मेरे प्लेनेट पे कोई और रहे, इसीलिए तुम सब वापस चले जाओ और यहाँ पर वापस कब आ पाओगे ये तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। विजिटा को पीरस का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लगता है। कहीं न कहीं वो ये बात समझ जाता है कि बात बहुत बड़ी है, पर पीरस ने जो ऑर्डर दिया था उसको भी मानना था। सो गोकू, विजिटा, ब्रोली और साथ ही लेमोर, चिलाई भी अर्थ पे आ जाते हैं। ये तीनों एक छोटा सा बैटल करते हैं और अभी इनका बैटल कंप्लीट भी हो जाता है। तो अभी ये तीनों आराम करने लगते हैं। गोकू कहता है यार फ्रीजा ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? ऐसी ताकत पाने के बाद तो उसे अभी तक हम पे हमला कर देना चाहिए था। विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है कि जानते हुए कि वो कितना ताकतवर हो चुका है तो उसे फिर से क्यों हारना चाहता है? गोकू इस बात पे कहता है यार मसा तो उससे बैटल करने में ही आएगा ना, बाकी तो मैं किसी को नहीं जानता जो हमें टक्कर दे सकता है। विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है हार के मसा क्यों लेना है तुझे, पहले उससे ऊपर निकल और फिर सामने से जाके उसे चैलेंज कर दे, अगर इतना ही मन है उससे फाइट करने का। गोकू इस बात पे कहता है अगर मैं उससे ऊपर निकल गया तो उससे फाइट थोड़ी ना करूंगा, क्योंकि असली मसा तो तभी आता है जब सामने वाले में आपसे ज्यादा दम होता है। ब्रोली बीच में कूद पड़ता है और एक बहुत ही जरूरी बात कहता है कि बैटल करने के बाद तुम दोनों को भूख नहीं लगती क्या? गोकू कहता है कि बिल्कुल लगती है, चल तुझे बढ़िया सा खाना खिलाता हूँ, बहुत मजा आएगा। सो ये तीनों अभी एक बढ़िया सी दावत का मजा उठाने जाते हैं। इसके बाद कहानी आती है ग्रैंड प्रीस्ट पे। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और सुप्रीम का इस मीटिंग के लिए आ गए थे। सीनोसामा इस मीटिंग में नहीं थे, जो काफी हैरानी की बात थी। ग्रैंड प्रीस्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं और कहते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं वक्त आ चुका है उन सबके वापस आने का। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारी बात समझ जाए, क्योंकि इसी में उन सब का भला है और हमारा भी। इस मीटिंग में सभी डीटीज किसी का तो इंतजार कर रहे थे, अब ये किसका इंतजार कर रहे थे इस बात को जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं काफी टाइम पहले इस पूरे मल्टीवर्स में टोटल 18 यूनिवर्सेस हुआ करते थे। यूनिवर्स 13 से लेके 18 तक ये सब बहुत एडवांस थे। इनकी सिविलाइजेशन काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। मॉर्टल्स गॉड लाइक नॉलेज और पावर गेन कर रहे थे। बेसिकली इन 6 यूनिवर्सेस में सब कुछ अच्छा जा रहा था, पर इन 6 के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से एक ऐसी गलती हो गई थी जिसको गलती कंसिडर नहीं किया जा सकता। एक बार सीनोसामा ने सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को अपने पास बुलाया। 12 यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स तो यहाँ पे आ गए, पर बाकी 6 नहीं आए। अब क्योंकि सीनोसामा का नेचर बिल्कुल एक बच्चे जैसा है, वो नाराज हो गए और बिना सोचे समझे एक पल में इन सबको इरेज कर दिया। अब सीनोसामा के हिसाब से ये सब इरेज हो गए थे, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था। ग्रैंड पीस ने इन सबको बचा लिया था। जैसे ही सीनोसामा इन सबको इरेज करने पड़े, ग्रैंड पीस ने अपनी कोई टेक्निक का इस्तेमाल किया और इन सबको स्पेस और टाइम के बाहर एक अलग सी डायमेंशन में कैद कर दिया। अब ये 6 यूनिवर्सेस अपनी जगह से गायब हो गए थे। बेसिकली वो पूरी जगह ही गायब हो गई थी, इसलिए सीनोसामा को लगा कि ये सब इरेज हो गए। लेकिन असल में सीनोसामा की पावर उस डायमेंशन में कम नहीं की, क्योंकि वो डायमेंशन स्पेस और टाइम के बाहर थी। 2 सवाल उठते हैं यहाँ पे, ये सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स सीनोसामा की मीटिंग में क्यों नहीं आए? और सबसे जरूरी बात, ग्रैंड पीस ने इन सबको क्यों बचाया? एक तरह से उन्होंने सीनोसामा की इंसल्ट की। वेल देखो, इन सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स का इस मीटिंग में न आने का एक बहुत ही बड़ा रीजन था। जैसा कि हमने अभी देखा, ये सभी यूनिवर्सेस टेक्नोलॉजी और ग्रोथ में सबसे आगे थे, तो ऑब्वियसली इन पे खतरा भी सबसे ज्यादा था। अगर किसी को अपने पूरे इरादे पूरे करने होते तो सबसे पहले वो यहाँ पे आता, क्योंकि यहाँ पे उसको सबसे ज्यादा रिसोर्सेस मिलते, वो अपने इंटेंशंस काफी आसानी से पूरे कर पाता। और असल में कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसा ही खतरा इन सभी यूनिवर्सेस पे आया था। ये सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन उसी खतरे को खत्म करने में लगे थे और इनके एंजल्स भी इनके साथ थे। मतलब इन सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपने यूनिवर्सेस को, या फिर कह सकते हैं वहाँ के मॉर्टल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी सीनोसामा के ऑर्डर की जगह। अब ये बात सीनोसामा को
नहीं बताती और ना ही उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, बस बिना सोचे समझे एक पल में इन सबको तबाह कर दिया। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट ये बात अच्छे से जानते थे, वो जानते थे कि ये सब गलत नहीं है, इसलिए उन्होंने इन सबको बचाया। अब जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके इन सबको उस डायमेंशन में कैद किया था, उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। ग्रैंड प्रीस्ट इन सबको अपने आप से फ्री नहीं कर सकते थे। एक पर्टिकुलर टाइम आने पे ही इस टेक्निक का असर खत्म होता और ये सभी यूनिवर्सेस एक बार फिर से स्पेस और टाइम में वापस आ पाते। और फाइनली अभी वो टाइम आ चुका था जब इस टेक्निक का असर खत्म होने वाला था और ये सभी यूनिवर्सेस एक बार फिर से वापस आने वाले थे। इस कहानी से हमें एक बात पता चलती है कि ये सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स गलत नहीं थे, इन्होंने वही किया था जो इनका काम था। अगर उस दिन इन सब ने अपना काम नहीं किया होता तो इन सब के यूनिवर्सेस उस दिन बहुत ही बुरी हालत में होते। फिलहाल कहानी वापस आती है प्रेजेंट टाइम पे और हम सब देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट की टेक्निक का असर फाइनली खत्म हो जाता है। सभी यूनिवर्सेस धीरे धीरे वापस आ रहे थे। सभी डीटीज जो इस मीटिंग में थे वो इस बात को देख रहे थे और बस होप कर रहे थे कि सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स उनकी बात को समझ जाए और बात ज्यादा ना बढ़े। फिलहाल इन सभी यूनिवर्सेस के वापस एग्जिस्टेंस में आते ही यहाँ के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स इस मीटिंग में आ जाते हैं और इनके साथ आती है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसके बारे में हमें आगे ही पता चलेगा। आगे हम सब देखते हैं बाकी 6 यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स भी इस मीटिंग में आ जाते हैं और इनके साथ आती है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर द मदर ऑफ ऑल एंजल्स जिनका नाम होने वाला था मिकोशन। ग्रैंड प्रीस्ट इन सबको वेलकम करते हैं, ये सभी उनका वेलकम एक्सेप्ट करते हैं और अभी के लिए चुप खड़े रहते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें हालात की गलती थी, मुझे यकीन है आप सब भी इस बात को समझोगे और इस बात को भूल के आगे के बारे में सोचोगे। मिकोशन इस बात पे रिप्लाई करती है कि बात तो सही है आपकी, हम सबको आगे के बारे में सोचना चाहिए ना कि बीते हुए कल के बारे में। तो आपकी बात का मान रखते हुए हम सब आगे के बारे में ही सोचेंगे और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाएंगे। ग्रैंड प्रीस्ट इस बात को सुन के खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे आपसे यही उम्मीद थी। फिलहाल मैं ये बात सीनो सामा तक पहुंचा देता हूँ, वो थोड़ा नाराज होंगे लेकिन बाद में समझ जाएंगे। मिकोशन इस बात पे रिप्लाई करती है और कहती है बिल्कुल जल्दी उनके पास जाइए और उन्हें बता दीजिए कि उनका अंत आ चुका है। इस बात को सुनते ही वहाँ खड़े सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और सुप्रीम गाइज हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं आप सब जो करना चाहते हैं वो बहुत गलत है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देंगे। मिकोशन इस बात पे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इवन हम सबका भला होगा, सीनो सामा के ना होने से सब कुछ अच्छा ही होगा। इन बातों से एक बात तो क्लियर थी कि इन सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मिकोशन सीनो सामा को खत्म करना चाहते थे। आप सबको लग रहा होगा कि यार ये सब तो बदला लेना चाहते हैं जो कि बहुत गलत है, ये सब तो गलत है, पर यार ऐसा नहीं था। इन सब के अकॉर्डिंग सीनो सामा इस पूरे मल्टीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। उनका नेचर बिल्कुल एक बच्चे जैसा था जो किसी भी छोटी सी बात पे इस पूरे मल्टीवर्स को एक पल में खत्म कर सकते थे। सो डेफिनेटली आप एक बच्चे को ऐसी ताकत नहीं देना चाहेंगे जो नादानी में कुछ भी कर सकता था, बेसिकली सब कुछ ही खत्म कर सकता था। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि अगर सीनो सामा को आपके इस इंटेंशन के बारे में पता चल गया तो इस पर मैं भी आप सबको नहीं बचा पाऊंगा। मिकोशन इस बात पर रिप्लाई करती हैं कि उन्हें पता चलने से पहले वो अपनी जान गंवा चुके होंगे और इस पूरे मल्टीवर्स को उनसे छुटकारा मिल जाएगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं यकीन नहीं होता आप इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हैं, सीनो सामा इस मल्टीवर्स के लिए बहुत जरूरी है। मिकोशन इस बात पर रिप्लाई करती है तो फिर एक और काम कर सकते हैं, अगर किसी तरह सीनो सामा की पावर को थोड़ा कम कर दिया जाए तो हमें उनके जिंदा होने या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं आप अच्छे से जानती हैं ये करना पॉसिबल नहीं है। मिकोशन इस बात पे कहती हैं इसलिए मैंने पहले से ही उन्हें खत्म करने की बात कही थी क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सिड्रा बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं आप सीनो सामा को खत्म करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं, आप खुद जानती हैं ये बहुत गलत है। यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस बात पर रिप्लाई करते हैं गलत तो हमारे साथ भी हुआ था, क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमारी क्या गलती थी जो हमें इतने सालों तक उस कैद में रहना पड़ा। यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं एक गॉड को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो अपने यूनिवर्स को संभाल सके, उसे बचा सके। 15 के गॉड कहते हैं और हमने वही किया था जिसके लिए सीनो सामा ने हमें अपॉइंट किया था, तो फिर बताओ गलती किसकी थी, उनकी या फिर हमारी। 16 के गॉड कहते हैं अगर उस दिन हमारी गलती होती तो हमें तबाह कर दिया जाता, लेकिन गलती हमारी नहीं थी फिर भी हमें कैद में रहना पड़ा। 17 के गॉड कहते हैं जिसका मतलब गलती सीनो सामा की थी और इतनी बड़ी गलती की सजा क्या होनी चाहिए ये आप सब भी अच्छे से जानते हैं। 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फाइनली कहते हैं हमारा इरादा पक्का है और हम पीछे नहीं हटेंगे, जो भी हमारे बीच में आएगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो अभी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और मिकोशन ने अपनी बात रख दी थी। एक बात इनकी बिल्कुल सही थी जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गलती इनकी नहीं थी और इनके साथ गलत हुआ था। सीनो सामा को उनकी जगह से हटाने का इंटेंशन भी अच्छा था, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया था। शायद इस बात पे इन सबको गलत कंसिडर किया जा सकता है और शायद इसी वजह से ग्रैंड प्रीस्ट भी आज इनके खिलाफ खड़े थे। ग्रैंड प्रीस्ट एक बात को लेके बहुत कंफ्यूज थे, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मिकोशन इतना कैसे बदल सकती है। क्या ये वही मिकोशन थी
जो इस मल्टीवर्स के भले के लिए कुछ भी कर सकती थी। पहला जो उनका बिहेवियर देखे तो ऐसा नहीं लग रहा था। पहले भी मिकुशिन के बारे में जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे आना होगा। काफी टाइम पहले मिकुशिन और ग्रैंड बीस्ट इन सभी यूनिवर्सेस पे नजर रखते थे। समय के साथ यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 18 तक इन सब पे बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी थी। इन सब पे बहुत बड़े खतरे आने लगे थे। इसीलिए ग्रैंड बीस्ट और मिकुशिन ने डिसाइड किया कि वो अब से इन 6 यूनिवर्सेस पे ध्यान देंगी और ग्रैंड बीस्ट बाकी 12 को संभालेंगे। अब क्योंकि मिकुशिन की पावर ग्रैंड बीस्ट से ज्यादा थी तो ये बस सेंस भी बनाती थी कि वही इन 6 पे ध्यान दे। उन्होंने सीनोसामा से परमिशन ली और उनको परमिशन मिल भी गई और इसी वजह से जब ग्रैंड बीस्ट ने इन सभी यूनिवर्सेस को उस डायमेंशन में कैद किया था तो मिकुशिन भी वहाँ पे कैद हो गई थी। तो अगर मिकुशिन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो किसी से भी कोई बदला नहीं ले रही थी। ये कोई बदले की भावना नहीं थी। आज भी वो इस मल्टीवर्स का भला ही चाहती थी और इसी वजह से सीनोसामा को खत्म करना चाहती थी। इसके अलावा मिकुशिन को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन एक बात जरूर थी, जो भी उनके रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। इसके बाद कहानी फिर से आती है प्रेजेंट टाइम पे। ग्रैंड बीस्ट एक बात साफ कह देते हैं कि सीनोसामा का सामना करने से पहले मिकुशिन को उनका सामना करना पड़ेगा। वीरस कहते हैं कि हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी यही मानना है। अगर सीनोसामा को आप सबके इरादों के बारे में पता चल गया तो आपके साथ साथ वो हम सबको भी तबाह कर देंगे। कुटेला कहते हैं बिल्कुल, इसलिए बात को आगे न बढ़ाते हुए इस बात को यही खत्म करो। इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी। मिकुशिन इस बात पे रिप्लाई करती है कि इस बात की क्या गारंटी है कि सीनोसामा अब किसी को इरेज नहीं करेंगे। जो हमारे साथ हुआ था वो कल तुम सबके साथ भी हो सकता है। तुम सबको तो हमारी बात माननी चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। हमारा साथ देने से तुम सबका भला करोगे। ग्रैंड बीस्ट इस बात पे कहते हैं कि इनमें से कोई भी आपका साथ नहीं देगा। ये सब अच्छे से जानते हैं कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मिकुशिन अभी फाइनली कह देती है तो फिर एक वॉर के लिए तैयार हो जाओ। ग्रैंड बीस्ट इस बात पे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कैसी वॉर। मिकुशिन बताती है कि हम सब ने पहले ही बता दिया था कि हम अपने इरादा नहीं बदलेंगे। जो भी हमारे बीच में आएगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ग्रैंड बीस्ट इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं, जो कि होना भी चाहिए था क्योंकि मिकुशिन ने एक मल्टीवर्सल वॉर अनाउंस कर दी थी। ग्रैंड बीस्ट कहते हैं आप जानते भी आप क्या कर रही हैं। ऐसा करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ मतलब सब कुछ, ना हम बचेंगे और ना ही आप सब। मिकुशिन इस बात पर रिप्लाई करती है कि जब तक सीनोसामा वहाँ पर बैठे रहेंगे तब तक खत्म होने का डर तो वैसे भी रहेगा। चिंता मत कीजिए क्योंकि ये वॉर आज से कुछ टाइम बाद शुरू होगी। अभी के लिए इन सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को अपने अपने यूनिवर्सेस में जाना है। काफी टाइम हो गया, ये सभी यूनिवर्सेस काफी पीछे हो गए होंगे, इसलिए इन सबको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए टाइम चाहिए और वही टाइम आपके पास है। अगर वॉर से पहले आप सबका मन बदल जाता है और आप हमारे बीच में नहीं आते तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आप भी हमारा साथ देना, क्योंकि हमारे स्टेप इस पूरे मल्टीवर्स को उस बच्चे के डर से आजाद कर देगा। ऐसा कहकर ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मिकुशिन यहाँ से चले जाते हैं अपने अपने यूनिवर्सेस में, अपने यूनिवर्सेस को मेंटेन करने। अभी हमारे साइड के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और ग्रैंड बीस्ट क्या फैसला लेने वाले थे ये तो वक्त ही बताएगा। आगे हम सब देखते हैं मिकुशिन एक मल्टीवर्सल वॉर अनाउंस करके अपने गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स के साथ यहाँ से चली जाती हैं। हमारी साइड के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स, सुप्रीम काइस और ग्रैंड बीस्ट सोच में पड़ जाते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। रुमशी कहते हैं कि अब हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि वो पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जिसका मतलब हम भी पीछे नहीं हट सकते, हमें उनका मुकाबला करना ही होगा। जांपा भी इस बात पे एग्री होते हैं और कहते हैं कि हम 12 तो उन 6 को आराम से संभाल सकते हैं, पर ग्रैंड बीस्ट बताते हैं अगर ये वॉर शुरू हो गई तो सबका अंत बन जाएगी, उनका भी और हमारा भी। माना गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को संभाला जा सकता है पर हम में से कोई भी मिकुशिन का सामना नहीं कर पाएगा। इस बात पे म्यूल पूछते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि फाइट तो हमें करनी ही पड़ेगी। इस बात पे ग्रैंड बीस्ट कहते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा वक्त है और इस वक्त का हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। आज और अभी से आप सभी इस वॉर के लिए तैयार होने लगिए। आप सबको जितना हो सके अपनी पावर को बढ़ाना होगा। इस बात पे भी वीरस से कहते हैं मतलब मुझे आपको फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन यार बाकियों का क्या होगा। ग्रैंड बीस्ट इस बात को सुन लेते हैं और कहते हैं कि आपको बाकियों को भी ट्रेन करना होगा, आप सभी को ये काम करना होगा। सोचा नहीं था कि टूर्नामेंट पावर कराने से भी हमें कोई फायदा हो सकता है। आप सबको अच्छे से याद होगा टूर्नामेंट पावर में काफी सारे मॉर्टल्स ने अपनी पावर से हम सबको हैरान कर दिया था। सच में आजकल के मॉर्टल्स डीटीज जैसी पावर प्रोसेस करते हैं और उनकी यही ताकत हमारे बहुत काम आने वाली है। आप सभी अपने यूनिवर्सेस के सबसे पावरफुल मॉर्टल्स को भी तैयार करिए। इस वॉर में जितने वॉरियर्स हमारे पास होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ग्रैंड बीस्ट के इस फाइनल मैसेज के साथ ये मीटिंग कंप्लीट होती है। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और सुप्रीम काइस अपने अपने यूनिवर्सेस में चले जाते हैं और ग्रैंड बीस्ट जाते हैं सीनो गार्ड्स के पास, उन दोनों से बातें करने लगते हैं। शायद ये दोनों भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले थे। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 7 पे। वीरस और वीस अपने प्लेनेट पे आ गए थे और सुप्रीम काई इन दोनों को यहाँ पे छोड़ के अपने प्लेनेट पे चले गए थे। वीस कहते हैं अगर ये एक नॉर्मल सा दिन होता तो अभी तक तो आप सोने चले गए होते, लेकिन अफसोस की बात है अभी आप काफी टाइम तक नहीं सो पाएंगे। वीरस इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे चिढ़ाना बंद कर और उनसे कांटेक्ट कर, पोल के अर्थ पे जितने भी स्ट्रॉन्ग सी फाइटर्स हैं उन सबको
को लेके यहाँ पे आ जाए। पीस अपने डिस्ट्रॉयर का ऑर्डर मानते हुए पुलमा से कांटेक्ट करते हैं। पुलमा भी इससे बातें करती है और सीधा विजीटा को बुलाती है। अभी भी इस विजीटा को बताते हैं कि जितनी पावरफुल सी फाइटर्स हैं उन सबको भी पीरस के प्लेनेट पे आना है, ये लॉर्ड पीरस का ऑर्डर है। विजीटा को थोड़ा अजीब जरूर लगता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था, पीरस ने सामने से सभी सी फाइटर्स को उनके प्लेनेट पे आने के लिए बोला था। वो सोच में पड़ जाता है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। देन पीस से कहता है लॉर्ड पीरस का ऑर्डर मानते हुए वो सब जल्दी वहाँ पे होंगे। विजीटा सीधा गोकू को बुलाता है और उसे बता देता है कि इसकी कॉल आई थी और इस बार पीरस ने सभी सी फाइटर्स को उनके पास बुलाया है। गोकू इस बात को सुन के एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जरूर पीरस कोई कंपटीशन रखने वाला है, वरना वो सभी को क्यों बुलाते। पर विजीटा इस बात पे कहता है कि जितना वो पीरस को जानता है, पीरस कोई कंपटीशन रखने वालों में से तो नहीं है, बात ये नहीं हो सकती, बात कुछ और है। गोकू इस बात पे कहता है चलना यार छोड़, जो भी बात है वहाँ पे जाके पता चल ही जाएगी, बस इतना बता किस किस को लेके जाना है वहाँ पे। विजीटा इस बात पे रिप्लाई करता है देख हम तीनों तो जाएंगे ही, साथ ही गोहान और नेमिक भी जाएगा और मैं तो बोलता हूँ ट्रंक्स और गोटेन को भी लेके चलते हैं। गोकू कहता है वैसे यार कामा और एंड्रॉइड्स के बारे में क्या ख्याल है, वो भी तो केपेबल फाइटर्स हैं, उनको भी लेके जाना चाहिए। विजीटा इस बात पे रिप्लाई करता है कि कामा यहीं पे रहेगा, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कामा उसे संभाल लेगा। और बात रही एंड्रॉइड्स की, मुझे लगता है वो अपने काम में बिजी होंगे, वो चाहकर भी हमारे साथ नहीं आ पाएंगे। गोकू इस बात पे कहता है सही है भाई, जो तूने बोला उन्हें लेके चलते हैं और ज्यादा देर नहीं करते, जल्दी सबको इकट्ठा कर और चलते हैं सीधा पीरस के प्लेनेट पे। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 6 पे। वार्डोस और चांपा प्लेनेट सटाला पे आए थे। वैसे हैरानी की बात है ये लोग पहले हिट के पास नहीं गए। चांपा को एक मैसिव एनर्जी फील होती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एनर्जी ना तो काबा की थी और ना ही केल और कलिफला की, फिर ये एनर्जी किसकी थी। चांपा और वार्डोस सबसे पहले काबा के पास जाते हैं। काबा इन दोनों को देख के सरप्राइज हो जाता है और सोच में पड़ जाता है ये दोनों यहाँ पे क्यों आए होंगे। चांपा गुस्से में काबा का गला पकड़ लेता है। काबा कहता है अरे यार क्या बात हो गई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो कब से यहीं पर हूँ। चांपा इस बात पे कहता है अबे टूर्नामेंट पावर को क्या मजाक समझा था तूने, पागल हम सब रेस होके वापस आए हैं, चल क्या रहा था तब तेरे दिमाग में। काबा इस बात पे कहता है लेकिन यार मैंने पूरी कोशिश की थी, अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं दूसरों को हरा सकूं, तो इसमें क्या मेरी गलती है, मैं जानबूझ के थोड़ी ना हारा था। चांपा इस बात पे कहते हैं अबे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बस इतना बता ये जो एनर्जी मैं सेंस कर रहा हूँ ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि ना तो ये तेरी एनर्जी है और ना ही उन दोनों की। ये एनर्जी तुम तीनों से बहुत ज्यादा है, हो ही नहीं सकता तुम तीनों में से कोई इस लेवल पे आ गया होगा, पता किसकी एनर्जी है ये। काबा इस बात पे कहता है जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप शायद किंग सटाला की बात कर रहे हो, क्योंकि उनसे ज्यादा ताकत इस प्लेनेट पे किसी और सेन में नहीं है। चांपा इस बात पे कहते हैं कि बेटा जब तुझे पता था उसकी ताकत तुम सब में सबसे ज्यादा है तो वो टूर्नामेंट की हमारी टीम में शामिल क्यों नहीं था। काबा इस बात पे कहता है अरे यार वो किंग है, उनके ऑर्डर्स हमें मान्य होते हैं, हम उन्हें ऑर्डर्स नहीं दे सकते। चांपा इस बात पे कहते हैं अब ये ऑर्डर तेरा थोड़ी ना था, ये तो इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का था, एक गॉड का ऑर्डर तो मानता ना वो। काबा इस बात पे कहता है यार देखो आपको खुद से जाके उनसे बात करनी चाहिए थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी इसलिए मैं नहीं कर पाया। चांपा इस बात पे कहते हैं हाँ जाऊंगा ना, लेकिन इससे पहले हम उन दोनों के पास जाएंगे जो हमारी टीम में थी, देखते हैं वो कितनी ऊपर आ चुकी है। काबा पूछता है कि फिर से कोई टूर्नामेंट आने वाला है और चांपा उसे बताते हैं इस बार बात टूर्नामेंट से बहुत बड़ी है। सो अभी चांपा वार्डोस और काबा केल और कॉलीफ्ला से मिलने जाते हैं उनके अड्डे पे। पता नहीं ये दोनों अपने अड्डे पे होंगी भी या फिर नहीं, फिर ये दोनों अपने अड्डे पे ही थी। कॉलीफ्ला चांपा को देख के एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो अंदाजा लगा रही थी बात फाइटिंग वाली ही होगी, वरना चांपा यहाँ पे नहीं आते। कॉलीफ्ला इनके सामने आती है और कहती है पता है कब चलना है यूनिवर्स 7 में उसको उसे बदला लेने। चांपा इस बात पे कहते हैं कि सबसे पहले अपनी बहन को बुला, फिर तुम्हारे किंग के पास जाएंगे, फिर तुम सबकी ट्रेनिंग होगी मेरे प्लेनेट पर। कॉलीफ्ला सोच में पड़ जाती है कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि चांपा हम सबको अपने प्लेनेट पे ट्रेन करना चाहते हैं, पर उसके लिए तो अच्छा ही था क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से ट्रेनिंग मिलेगी तो उसकी प्रोग्रेस काफी तेज हो जाएगी, इसलिए वो काफी एक्साइटेड थी। तो ये सब अभी सबसे पहले जाने वाले थे किंग सटाला के पैलेस पे और उसके बाद जाएंगे शायद हिट से मिलने, क्योंकि उसे भी तो लेना था। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। फाइनली अर्थ के सभी सी फाइटर्स इनके प्लेनेट पे आ जाते हैं। पीरस अपने सामने ट्रंक्स और गोटेन को देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि उनकी क्या ही मदद कर पाएंगे, इन दोनों को यहाँ पे क्यों लाया गया है। अभी गोकू आगे आता है और कहता है कि कंपटीशन कहाँ पे होगा, क्या हमारे अपोनेंट यहीं पाएंगे या फिर हमें उनके पास जाना होगा। पीरस इस बात पे कहते हैं कि तुम सबका अपोनेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। गोकू अपने आसपास देखने लगता है पर उसे कोई भी नहीं दिखता और न ही किसी की एनर्जी फील होती है। पीरस इस बात पे कहते हैं कि यहाँ वहाँ देखना बंद कर, तुम सबका अपोनेंट तुम्हारे सामने खड़ा है। आगे हम सब देखते हैं पीरस सभी सी फाइटर्स को बता देते हैं कि आज उनका मुकाबला होने वाला है इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ। विजीटा इस बात पे कहता है कि उसे ऐसा लगता है पीस और पीरस जिस मीटिंग में गए थे उस मीटिंग में जरूर बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि अचानक से आपका हम सबसे बैटल करने का मन कर गया, जबकि आप तो हमेशा आराम के मूड में होते हैं। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम आपने एक अच्छा और एक सीरियस बैटल कब किया था। आज के इस बैटल के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है और मैं जानना चाहूंगा आपके इस चेंज के पीछे असल रीजन क्या है। पीस इस बात पे बताते हैं कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, बात सच में बहुत बड़ी है
है, इसलिए लॉर्ड पीरस अपने पहले वाले रूप में आना चाहते हैं। इसके बाद भी सभी सी फाइटर्स को बताने लगते हैं कि जिस मीटिंग में अभी वीस और पीरस गए थे उसमें एक्चुअली क्या क्या हुआ था, कैसे काफी टाइम पहले सीनो-सामा उन सभी यूनिवर्सेस से नाराज हो गए थे, उन सबको इरेज करने ही वाले थे, पर आखिरी वक्त पे ग्रैंड पीस ने उन सब की जान बचा ली। इन सब बातों को सुनने के बाद गोकू एक बात कहता है कि आपको याद है आपने एक बार बताया था ग्रैंड पीस की ताकत इस पूरे मल्टीवर्स के टॉप 5 बीइंग्स में आती है, तो क्या ऐसी ताकत के साथ ग्रैंड पीस भी उन सबको नहीं रोक सकते? क्या सच में वो सब इतने ज्यादा पावरफुल हैं? पीस इस बात पे बताते हैं कि मिकुशिन की ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, हो सकता है कि उनकी ताकत सीनो-सामा से भी ज्यादा हो गई होगी। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ मिकुशिन उस मीटिंग में आई थी, वो जिस तरह से बात करी थी, जितने आराम से चैलेंज देके चली गई, उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि हकीकत में उनकी ताकत सीनो-सामा से ज्यादा हो गई है। विजिटा इस बात पे कहता है और सीनो-सामा को सरपास करने का मतलब कि सीनो-सामा की ताकत उस पर असर नहीं करेगी, वो उसको तबाह नहीं कर सकते। पीरस इस बात पे कहते हैं बिल्कुल, इसलिए हम मिकुशिन को सीनो-सामा तक पहुंचने नहीं दे सकते, हमें उसे पहले ही रोकना होगा। गोकू कहता है अगर मिकुशिन की ताकत सच में इतनी ही ज्यादा है तो हम में से कोई भी उसे कैसे हराएगा, वो तो हमें आसानी से अपने रास्ते से हटा देगी। पीस इस बात पे रिप्लाई करते हैं कि अगर ग्रैंड पीस और सीनो गार्ड्स एक साथ मिलके उनसे फाइट करते हैं तो एक मौका जरूर बन सकता है। पीरस इस बात पे कहते हैं मतलब हम सबको ये बात मेक श्योर करनी होगी कि बाकी कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल मिकुशिन की मदद ना कर पाए, हम सबको उन्हें हराना होगा। गोकू इस बात पे कहता है तो फिर जितना हो सके हमें उतने वॉरियर्स इकट्ठा करने होंगे ताकि एडवांटेज हमारे पास रहे। पीरस इस बात पे कहते हैं लेकिन इससे पहले तुम सबको मेरे साथ एक बैटल करना होगा, मुझे मेरे पुराने रिदम में वापस आना है। गोकू इस बात पे कहता है कि आपको सच में ऐसा लगता है कि आप एक साथ हम सबको संभाल लेंगे, जानते हुए कि आपने काफी टाइम से कोई भी बैटल नहीं किया है? पीरस इस बात पे रिप्लाई करते हैं कि कुछ भी करना पर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। तो अभी हम सब मजा उठाने वाले हैं एक बहुत ही गजब के बैटल का। सभी सी फाइटर्स अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और उनके सामने होंगे लॉर्ड पीरस। पर उससे पहले सभी सी फाइटर्स की ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं। सबसे पहले गोकू पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी परफेक्टेड यूआई फॉर्म में। इसके बाद बारी आती है विजिटा की, जो अपनी ईयरिंग लगाता है सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। गोहान अपने रेज को बाहर लाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी बीस्ट फॉर्म में। इसके बाद बारी आती है पिकोलो की, जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ऑरेंज फॉर्म में। रोली पावर अप करता है और आ जाता है अपनी सुपर सैयन फॉर्म में। ट्रंक्स और गोटेन भी पावर अप करते हैं, वो भी आ जाते हैं अपनी सुपर सैयन फॉर्म में। फॉर्म एक ही थी लेकिन अगर पावर डिफरेंस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा था। पीरस इन सबको आराम से देख रहे थे, वो फाइट के लिए तैयार थे। सो फाइनली अभी ये बैटल स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ट्रंक्स और गोटेन की ब्लास्ट करते हुए पीरस की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पीरस के पास पहुंच गए तो पंचेस मारने की कोशिश करते हैं। पीरस इन दोनों के पंचेस से बचते हुए दोनों पे अपना फ्लिक वाला अटैक लेते हैं। ये दोनों पीछे जाके हिट होते हैं और इनको काफी ज्यादा डैमेज होता है। पीस आराम से चाय का मसा उठा रहे थे, इस बैटल को देख रहे थे। वो कहते हैं कि इससे तो वार्म अप भी नहीं होगा, देखते हैं आगे कौन आता है। देन हम सब देखते हैं पिगलो अपने हाथों को बड़ा करता है, पीरस को जकड़ लेता है। पीरस की नजर जाती है ऊपर ब्रोली की तरफ, जिसने अपनी पूरी ताकत के साथ काफी सारे की अटैक्स बनाए थे। एक पूरा शावर बना दिया था जो पीरस की तरफ आ रहे थे। पीरस बहुत आराम से पिगलो की पकड़ से निकलते हुए ब्रोली के पीछे टेलीपोर्ट होते हैं। ब्रोली को पता तक नहीं चलता। पीरस उसकी नेक पे हिट करते हैं और ब्रोली नीचे गिर जाता है। पिगलो इस चीज को देख के हैरान हो जाता है और अगले ही पल पीरस के पंच का शिकार बनता है। पीरस ने पिगलो के पेट में पंच मारा था, पिगलो भी नीचे गिर जाता है। गोहान मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज करता है और पीरस पे अटैक करने पड़ता है। ये वाला अटैक पीरस ब्लॉक तो कर लेते हैं पर इसके फोर्स की वजह से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। गोहान सीधा की अटैक करता है पर पीरस उसे साइड में डिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसके बाद गोहान रश करने पड़ने ही वाला होता है पर पीरस अपनी आंखों से कोई क्लियर टाइप अटैक करते हैं। इस अटैक से गोहान फ्रीज हो जाता है। पीरस उसकी तरफ पड़ते हैं, उस पर अटैक करते हैं और गोहान पीछे रॉक पे आके हिट होता है। गोकू और विजिटा साइड से पंचेस बनाते हुए आते हैं पर पीरस अपने दोनों हाथों से इन दोनों के पंचेस को ब्लॉक करते हैं। देन पीरस काउंटर पंच मारते हैं दोनों के पेट में। गोकू तो इस अटैक से बच जाता है पर विजिटा को बहुत ही बुरी तरह लगती है, वो पीछे लॉन्च हो जाता है। गोकू और पीरस एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं पर दोनों का एक भी अटैक एक दूसरे को नहीं लगता। दोनों डॉज करने में एक्सपर्ट हो रहे थे। विजिटा एक बहुत ही बड़ी हाकाई बॉल बनाता है। इस अटैक में सच में बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगाता है और इसे अटैक करता है पीरस पे। पीरस का ध्यान इस अटैक की तरफ आता है तो गोकू इस बात का फायदा उठा के उन पे अटैक करता है। ये वाला पंच उन्हें लग जाता है और वो इसी अटैक की तरफ लॉन्च हो जाता है। पीरस अपने आप को संभालते हैं, इस अटैक को ब्लॉक करते हैं, तब अपनी ताकत लगा के इस अटैक को वापस से विजिटा की तरफ पुश करने लगते हैं। इतने में गोकू विजिटा के पास टेलीपोर्ट होता है। दोनों सेंस अपनी पूरी ताकत के साथ इस वाले अटैक को पीरस की तरफ पुश करने लगते हैं। पीरस अभी और ज्यादा दम लगाने लगते हैं। ये अटैक दोनों सेंस की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में गोहान, पिगलो, ब्रोली, ट्रंक्स और गोटेन भी दोनों सेंस के पास आ जाते हैं। सभी सी फाइटर्स अपनी पूरी ताकत के साथ इस वाले अटैक को पीरस की तरफ डाइवर्ट कर रहे थे। पीरस भी दम लगा रहे थे लेकिन सभी सी फाइटर्स हार मानने को तैयार ही नहीं थे। सभी सी फाइटर्स अपनी पूरी ताकत के साथ इस वाले अटैक में अपना फाइनल पुश देते हैं और इस वाले अटैक को पीरस की तरफ डाइवर्ट करने में कामयाब भी हो जाते हैं। मतलब यार गजब की ताकत थी इन सब के अंदर। इवन यार इन सब की ऐसी विल पावर को देख के वीस भी हैरान हो जाते हैं। वो भी इस बात को मान लेते हैं कि इन सब की विल पावर सच में अलग लेवल है। अभी वीस कहते हैं कि जो पीरस को चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है। इन सब के साथ एक साथ फाइट करने का आइडिया एकदम सही साबित हुआ। सभी सी फाइटर्स पूरी तरह थक चुके थे। बैटलफील्ड से धुआं हटने लगता है तो हम सब देखते हैं पीरस को, जिनको इस अटैक से बहुत ही मामूली सा डैमेज हुआ था। अभी पीरस एक
यूनिक सा अटैक करते हैं। वो अपने हाथ को आगे लाते हैं और सभी सी फाइटर्स पे एक इनविजिबल सा अटैक करते हैं। अचानक से एक शॉक वेव उन सबको हिट होता है और उन सबको बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। ये बैटल यहाँ पे खत्म होता है क्योंकि कोई भी सी फाइटर बैटल करने के काबिल ही नहीं बचता। बीरस इन सब के पास आते हैं और इन सबको हील कर देते हैं। ये सब फिर से खड़े हो जाते हैं और बीरस की ऐसी ताकत को देखने के बाद एक अजीब सा रिएक्शन देते हैं कि भाई ये क्या था। बीरस कहते हैं कि जैसा आपने प्लान किया था ये बैटल बिल्कुल वैसा ही गया। अब आपको ट्रेन करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। बीरस इस बात पे कहते हैं कि इससे पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। बीरस इस बात पे कहते हैं कि चिंता मत करिए, खाने का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया था, अभी तक तो बन भी गया होगा। सो अभी बीरस और सभी सी फाइटर्स खाने का मजा उठाने वाले थे। वैसे एक बंदा खाना नहीं खाएगा। क्या आप कमेंट करके बता सकते हो कि वो कौन है? बीरस की ऐसी ताकत को देख के गोकू और विजिटा के मन में बहुत से सवाल आए थे जिनके जवाब उन्हें बस बीस ही दे सकते थे। इस वॉर से पहले ये दोनों कैसी ताकत अचीव कर पाएंगे इस पे काफी कुछ निर्भर करता था। आगे हम सब देखते हैं बीरस और सभी सी फाइटर्स के बैटल के बाद अभी ये सब आपस में बातें करने लगते हैं। गोकू कहता है कि हम में से कुछ बंदे बीरस से ट्रेनिंग लेंगे और कुछ बंदे बीरस से। हम सबका फाइटिंग स्टाइल अलग अलग है, इसलिए हम सब अपने फाइटिंग नेचर के हिसाब से अपना मेंटोर सेलेक्ट करेंगे। बीरस कहते हैं लेकिन इससे पहले जो फाइटर्स इस वॉर में हमारा साथ देने के काबिल है उन सबको यहाँ पे लाना होगा और जो हमारा साथ नहीं दे सकते उन्हें यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, वो वापस जा सकते हैं। बेसिकली बीरस का इशारा था ट्रंक्स और गोटेन की तरफ। गोकू इस बात पे कहता है कि जितने भी वॉरियर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सभी इस वॉर में पार्टिसिपेट करने के काबिल हैं। बीरस इस बात पे पूछते हैं कि ये बच्चे भी वहाँ पे जाएंगे और जाएंगे तो जाएंगे, वहाँ पे जाके क्या करेंगे? गोकू इस बात पे रिप्लाई करता है मुझे पता था आप इन दोनों की ही बात करोगे, चिंता मत करिए, इन दोनों के लिए मैंने कुछ सोचा है, वो ताकत इनके बहुत काम आएगी। विजिटा आगे कहता है और बात रही फाइटर्स लाने की तो मैं और कैकारोट कुछ बंदों को जानते हैं जो बहुत केपेबल फाइटर्स हैं और हमारा साथ देने के लिए एक पल में राजी हो जाएंगे। बीरस इस बात पे कहते हैं कि साथ ही फ्रीजा को भी लेते आना, उसकी नई ताकत भी कमाल की है, वो भी हमारे बहुत काम आएगा। विजिटा इस बात को सुन के इरिटेट हो जाता है और कहता है मैं तो नहीं जाने वाला उसके पास, अगर आपको उसको यहाँ पे बुलाना है तो आप खुद ही चले जाना। गोकू कहता है वैसे फ्रीजा का कुछ पता भी नहीं रहता, पता नहीं वो कहाँ पे होगा, हमें मिलेगा भी या फिर नहीं, इससे अच्छा तो आप ही भी इसके साथ चले जाना और उसको लेके आ जाना। बीरस इस बात पे कहते हैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर को मना करोगे? गोकू और विजिटा डर जाते हैं और कहते हैं यार मना नहीं करे, बस आपसे विनती कर रहे हैं, हम अपने वॉरियर्स को लेके आते हैं, आप उसको लेके आ जाइए। बीरस बाकी सी फाइटर से कहते हैं कि तुम सब प्रैक्टिस कर लेना, हम सब जल्दी वापस आएंगे। बीरस कहते हैं लेकिन जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ तूने इन दोनों के लिए क्या सोचा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये दोनों यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। गोकू इस बात पे कहता है सुपर सैयन गॉड रिचुअल, आपको याद होगा इस चीज के लिए 6 सैयन चाहिए और हम 6 हैं भी यहाँ पे, तो बात बन ही जाएगी। तो अभी 2 बार सुपर सैयन गॉड रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है और ट्रंक्स और गोटेन को मिल जाती है उन दोनों की नई फॉर्म सुपर सैयन गॉड। विजिटा कहता है कि ऐसे शॉर्टकट तरीके से अपनी पावर को बढ़ाना गलत बात होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके मास्टर करो और एक बात याद रखना, अगर मेहनत कम रह गई तो इस फॉर्म को खो दोगे। ऐसा कहकर गोकू और विजिटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके यहाँ से चले जाते हैं। इनका पहला स्टॉप क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बीरस और बीरस भी फ्रीजा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और बात रही बाकी सी फाइटर्स की, वो सभी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 11 पे। टोपो, डिस्पो और चिरन बेलमोड और मार्गरीटा के सामने खड़े थे। बेलमोड ने इन तीनों को इस वॉर के बारे में सब कुछ बता दिया था। चिरन इस बात पे कहता है कि जब आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल इस वॉर में होंगे तो हम मॉर्टल्स की क्या जरूरत है। बेलमोड इस बात पे बताते हैं कि जिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स का सामना हम सभी करने वाले हैं वो मिकुशिन से ट्रेनिंग ले चुके हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उन सबकी ताकत हम सबसे बहुत ज्यादा हो गई होगी। पता नहीं उन सबके पास किस तरह की टेक्निक्स होंगी, इसीलिए हम सबको उन सभी मॉर्टल्स की मदद चाहिए जो इस वॉर में उन सभी का सामना करने के लायक हैं। टोपो इस बात पे कहता है कि बेलमोड की बात बिल्कुल सही है चिरन, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, हमें इस वॉर में इन सब का साथ देना होगा। चिरन इस बात पे कहता है कि मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बेलमोड इस बात पे पूछते हैं कि कैसी शर्त? चिरन इस बात पे कहता है जितना मैं जानता हूँ यूनिवर्स 7 के वॉरियर्स भी इस वॉर में होंगे और शायद अभी तक तो वो सब तैयार होने भी लगे होंगे। बेलमोड मार्गरीटा को इशारा देते हैं। मार्गरीटा अपने स्टाफ से देखने लगती है कि बीरस के प्लेनेट पे काफी सारे वॉरियर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। चिरन भी इस चीज को देखता है और कहता है मैं सबकी काबिलियत देखना चाहता हूँ और साथ ही मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। बेलमोड कहता है मतलब तू वहाँ पे जाना चाहता है? चिरन इस बात पे कहता है चाहे तो मुझे वहाँ पे भेज दीजिए या फिर इन सबको यहाँ पे बुला लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेलमोड इस बात पे कहता है तो ठीक है फिर जैसा तू चाहे। वैसे अगर देखा जाए तो वहाँ पे काफी सारे फाइटर्स हैं, उन सबको यहाँ पे बुलाना सेंस नहीं बनाता, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि तू अकेला ही वहाँ पे चला जाए। बेलमोड मार्गरीटा से कहता है कि चिरन को यूनिवर्स 7 में लेके जाए और इतने वो टोपो और डिस्पो को ट्रेन करेंगे। मार्गरीटा अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर मानते हुए चिरन के साथ यूनिवर्स 7 में आने के लिए निकल जाती है। इसके बाद कहानी आती है गोकू और विजिटा पे, जो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके सबसे पहले आए थे गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर्स में। जैको इन दोनों के पास आता है और पूछने लगता है क्या हाल है। गोकू इस बात पे कहता है यार बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, हमें यहाँ के सबसे पावरफुल वॉरियर की मदद चाहिए। जैको कहता है देख यार मैं मदद तो करना चाहता हूँ पर तू लेट हो गया, मुझे ऑलरेडी किसी और ने बुला लिया है और तू भी जानता है अब उसे मना करना अच्छा नहीं लगेगा।
लगेगा। देख यार, तुझसे क्या छुपाना, तू तो जानता ही है मेरी ताकत इस पूरे यूनिवर्स के लिए कितनी जरूरी है। अब बीरस तो अपना काम करते नहीं है तो इस पूरे यूनिवर्स को मुझे ही संभालना पड़ता है। अब यार मेरे पीछे कोई मुसीबत आ गई तो कौन बचाएगा। मैं जानता हूँ तुझे बहुत दुख हो रहा होगा कि मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, पर यार मैं करूँ भी तो क्या करूँ। मतलब इतनी ज्यादा ताकत होने का भी कोई डिसएडवांटेज हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। हद से ज्यादा पावरफुल होना भी आज की डेट में गुनाह है भाई। जैको अपनी आंखें बंद करके ये सब डायलॉग बाजी कर रहा था। जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने से गोकू और वेजिटा गायब हो जाते हैं। जैको पीछे मुड़ के देखता है कि दोनों सेंस बात कर रहे थे मैरस के साथ। बेसिकली दोनों उसको बता रहे थे कि इस पूरे मल्टीवर्स पे बहुत बड़ा खतरा आ चुका है और दोनों को उसकी मदद चाहिए। मैरस दोनों सेंस का साथ देने के लिए मान जाता है। जैको मन में सोच रहा होता है कि चलो एजेंट मैरस ही सही, पैसे भी मुझे तो बहुत काम है। अभी मैरस पूछता है तो यहाँ से सीधा पीरस के प्लेनेट पे जाना है। गोकू इस बात पे कहता है वहाँ जाने से पहले एक और वॉरियर को लेना है। एक काम कर, तू अपनी स्पेसशिप ले ले क्योंकि इतनी दूर तक की सेंस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। सो गोकू और वेजिटा मैरस के साथ उस प्लेनेट पे जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें एक और वॉरियर मिलने वाला था। क्या आप सब कमेंट करके बता सकते हो वो वॉरियर कौन होने वाला है। इसके बाद कहानी आती है फ्रीजा पे, जो सोच रहा था कि आगे का प्लान क्या होना चाहिए। अब प्लान किस बारे में सोचना था इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फ्रीजा के पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही थी जिसका फायदा उठा के फ्रीजा अपने मकसद के और पास पहुंच पाता। अचानक से फ्रीजा को किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो सोचने लगता है कि दोनों यहाँ पे क्यों आए होंगे। वैसे बीरस ने फ्रीजा से पहले भी काफी काम कराए थे तो ये बात भी उसके मन में आई होगी कि शायद बीरस उसके लिए कोई नया काम लेके आए होंगे। अभी बीरस उसके सामने आते हैं और कहते हैं रिवाइव होने का काफी अच्छा फायदा उठाया है तूने, तेरी आर्मी की तादाद काफी बढ़ती जा रही है। फ्रीजा इस बात पे कहता है कि सब आपकी देन है, शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे रिवाइव कराया, वरना ये सब नहीं हो पाता। बीरस इस बात पे कहते हैं देख मैंने तुझे रिवाइव इसलिए कराया था क्योंकि मैं जानता था कि आगे भी तेरी जरूरत पड़ सकती है। फ्रीजा इस बात पे कहता है कि लॉर्ड बीरस को फिर से मेरी मदद चाहिए। सुन के बहुत अच्छा लगा। बीरस इस बात पे कहता है हाँ मदद तो चाहिए लेकिन इसे मेरा हुक्म समझना। फ्रीजा इस बात पे कहता है आपका हुक्म सर आंखों पर गुलाम को कोई बख्शिश तो मिलनी चाहिए ना। बीरस इस बात पे कहते हैं हाँ मिलेगी ना, और इस बार तो कुछ ऐसा मिलेगा जिसके सपने तू काफी टाइम से देख रहा है। तो चले, सोचने वाली बात है कि ऐसा फ्रीजा को क्या मिल सकता है, अंदाजा लगाना मुश्किल है तो वक्त पे छोड़ देते हैं। अब तो ये वक्त ही बताएगा। आगे हम सब देखते हैं गोकू, वेजिटा और मैरस एक जाने पहचाने प्लेनेट पे आते हैं जिसका नाम था प्लेनेट सीरियल। ये तीनों सबसे पहले मोनाइटो से मिलते हैं और गोकू से पूछता है कि ग्रेनोला कहाँ पर है। मोनाइटो इन सबको बताते हैं कि ग्रेनोला बस आता ही होगा, उसका काम अभी तक खत्म हो गया होगा। कुछ ही देर बाद ग्रेनोला भी यहाँ पे आ जाता है और मोनाइटो के साथ गोकू, वेजिटा और मैरस को देखता है। ग्रेनोला दोनों सेंस को देख के खुश हो जाता है और कहता है काफी टाइम बाद मुलाकात हुई, आज दोनों को उसकी याद कैसे आ गई। गोकू इस बात पे कहता है हमें तेरी जरूरत है यार, होप करता हूँ आज भी तुझमें उतना ही दम होगा जितना तेरे में तब था जब हम सब पहली बार मिले थे। ग्रेनोला इस बात पे कहता है कि उस दिन के बाद से मैंने अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाया है क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि मुसीबत कभी भी आ सकती है। वेजिटा इस बात पे कहता है और तेरा अंदाजा बिल्कुल सही था क्योंकि मुसीबत सच में आ चुकी है और वो भी बहुत बड़ी। ग्रेनोला भी पूछने लगता है कि क्या बात है और गोकू से बता देता है कि अब से कुछ टाइम बाद एक मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट होगी, इसलिए हमें तेरी जरूरत है। ग्रेनोला इनका साथ देने के लिए तुरंत मान जाता है और कहता है कि जब बात इनोसेंट लोगों की जान बचाने की है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। गोकू और वेजिटा जानते थे कि ग्रेनोला एक कहते ही मान जाएगा क्योंकि ये बंदा दिल का बहुत साफ था, इसको सच्चाई का साथ देने में बहुत अच्छा लगेगा। वेजिटा भी पूछने लगता है कि आजकल तू क्या करता है, पहले तो एक बाउंटी हंटर था, अब भी क्या वही काम करता है। ग्रेनोला इस बात पर रिप्लाई करता है कि बिल्कुल अब भी वही काम करता हूँ लेकिन काम करने का अंदाज थोड़ा बदल दिया है। गोकू पूछने लगता है कि इस बात का क्या मतलब है और ग्रेनोला उसे बताता है कि आज भी वो पैसे लेके दूसरों का काम करता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो अच्छे लोगों से पैसे लेता है और बुरे लोगों की वाट लगाता है। बेसिकली अच्छे लोगों को उनका हक दिलाता है। गोकू इस बात पे कहता है कि तेरे से यही उम्मीद थी भाई, फिलहाल अभी हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अभी ग्रेनोला पूछता है मोनाइटो से कि क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे क्योंकि अकेले यहाँ पे रहना आपके लिए रिस्की हो सकता है। मोनाइटो इस बात पे कहते हैं कि मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और साथ ही शुगेरियंस भी तो है यहाँ पे, उनका नेचर तुम जानते हो, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से जा सकते हो। सो अभी गोकू, वेजिटा, मैरस और ग्रेनोला पीरस के प्लेनेट पे आने के लिए निकल जाते हैं। वैसे निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके एक ही सेकंड में आ सकते हैं। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 6 पे। जाम्पा, वार्डोस, केल, कॉलीफ्ला और काबा आए थे किंग सडाला के पैलेस पे। काबा बाहर खड़े सेयन से कहता है, जो बेसिकली गार्ड थे वहाँ के, कि ये हमारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और ये किंग सडाला से मिलना चाहते हैं। अब ये सेयन किंग सडाला के पास जाता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनसे मिलना चाहते हैं। किंग सडाला इस सेयन को हुक्म देते हैं कि वो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी अथॉरिटी है और उन्हें पूरी इज्जत के साथ अंदर लाया जाए। जाम्पा और वार्डोस बाकी सेयन्स के साथ अंदर आ जाते हैं। किंग सडाला इनके सामने नील
डाउन करते हैं और साथ ही बाकी सेयंस भी। चांपा कहते हैं कि तुम्हें ये बात सुन के अजीब लग सकता है, लेकिन हमारा यूनिवर्स एक बार इरेज होके वापस आ चुका है। किंग सडाला इस बात को सुन के सच में हैरान हो जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, आज से पहले ऐसा तो कभी नहीं सुना था। चांपा के कहते हैं और कुछ ऐसा ही खतरा इस बार इस पूरे मल्टीवर्स पे आया है और उसे खत्म करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। किंग सडाला इस बात पे कहते हैं कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन क्या उससे पहले मैं जान सकता हूँ कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। चांपा इस बात पे उसे बताते हैं कैसे कुछ टाइम बाद एक वॉर होने वाली है और उस वॉर में तुम्हें हमारा साथ देना होगा। किंग सडाला इस बात पे कहते हैं कि जैसा आप चाहे, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हुक्म को कैसे डाल सकता हूँ। चांपा भी हंसने लगते हैं और कहते हैं अभी तुझे मेरे प्लेनेट पे चलना होगा, तेरी और इन सब की ट्रेनिंग वहीं पे होगी। किंग सडाला इस बात पे कहते हैं कि माफ करिएगा, मैं किंग हूँ, मैं अपनी प्रजा और अपने प्लेनेट को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। चांपा इस बात पे कहते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले तूने कहा था तू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हुक्म को नहीं डाल सकता और अभी कुछ ही पल बाद टाल रहा है। किंग सडाला इस बात पे रिप्लाई करते हैं कि मैं आपका साथ देने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं आपके साथ वॉर में जाऊंगा, वॉर खत्म होते ही वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन इसके अलावा अपने प्लेनेट को छोड़ के नहीं जाऊंगा। चांपा इस बात पे कहते हैं कि चिंता मत कर, तेरे पीछे तेरे प्लेनेट पे कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है तेरे से। अभी किंग सडाला एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ऐसी बात को कैसे टाल सकते थे, तो अभी चांपा की बात का मान रखते हुए किंग सडाला उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चांपा और फार्डोस के साथ प्लेनेट सडाला के 4 सेयंस जाने वाले थे, जो थे काबा, केल, कॉलीफ्ला और किंग सडाला। इसके बाद कहानी फिर से आती है यूनिवर्स 7 पे। पीरो सर्विस फ्रीजा के साथ अपने प्लेनेट पे वापस आ जाते हैं। फ्रीजा देखता है कि सारे सी फाइटर्स वहीं पे थे और उन सबको देख के हंसने लगता है। वैसे इसके मन में चल रहा होगा कि अर्थ पे अभी कोई भी नहीं था, ड्रैगन बॉस को लेने का अच्छा मौका था। रोली को भी गुस्सा आने लगता है, पर गुहान उसे शांत करता है और कहता है कि चिंता मत कर, पीरस के होते हुए ये कुछ भी उल्टा नहीं कर सकता। अभी सी फाइटर्स फ्रीजा को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए अपनी ट्रेनिंग में बिजी हो जाते हैं। पीरस इससे कहते हैं कि अगर तू चाहे तो इन सबके साथ ट्रेन हो सकता है, पर फ्रीजा इस बात पे कहता है कि इनमें से कोई भी मेरे लेवल का नहीं है, इनके साथ प्रैक्टिस करने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। सो अभी फ्रीजा अलग से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने ही वाला होता है कि इतने में गोकू, विजिटा, मैरस और ग्रेनोला यहाँ पे आ जाते हैं। विजिटा अपने सामने फ्रीजा को देखता है तो इरिटेट हो जाता है, लेकिन अभी कुछ टाइम तक तो उसे फ्रीजा को अपनी आंखों के सामने देखने की आदत डालनी पड़ेगी। प्लीज देखते हैं कि गोकू और विजिटा अपने साथ मैरस को भी लाए थे, जो उनके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा स्टेप था, क्योंकि मैरस एक बहुत अच्छा मेंटोर भी था जो सबको ट्रेन करने में बहुत हेल्प कर सकता था। बाकी सी फाइटर्स देखते हैं कि गोकू और विजिटा के साथ एक अननोन बंदा भी आया था। इन सब ने पहली बार ग्रेनोला को देखा था। अभी ये सब आपस में अच्छे से ग्रीट करते हैं। गोकू कहता है यार देखते ही देखते यहाँ पे तो काफी सारे बंदे आ चुके हैं, अब तो बैटल बनता है भाई, बताओ तुम में से कौन मेरे साथ बैटल करना चाहेगा। आउट ऑफ नोवेयर फ्रीजन सबके पास आता है और गोकू से कहता है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे बैटल करना चाहूंगा, क्या आप तैयार हैं? विजिटा अगेन इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो जानता था फ्रीजा जानबूझ के ऐसा बोल रहा था। आफ्टर ऑल उसने दोनों सेयंस को वन शॉट डाउन कर दिया था। गोकू अभी हंसने लगता है और कहता है मैं बैटल के लिए मना नहीं कर सकता फ्रीजा, मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। फ्रीजा इस बात पे कहता है लेकिन यार तेरी ताकत मेरे सामने कम पड़ जाएगी तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, चल छोड़ बैटल नहीं करते, रहने देते हैं। अभी विजिटा एक सेयन की बेइज्जती कैसे सह लेता, वो कहता है ताकत कम नहीं पड़ेगी क्योंकि हम दोनों एक साथ तेरे से बैटल करेंगे, पता क्या आप तैयार है? अभी इस ऑफर के लिए फ्रीजा कैसे मना कर देता, क्योंकि एक बार फिर से गोकू और विजिटा को नीचे दिखाने का मौका जो मिल गया था वो एक्सेप्ट कर लेता है। फ्रीजा इन दोनों से कहता है तो फिर आ जाओ मैदान में, वैसे भी अपनी नई ताकत को इस्तेमाल करने का मौका काफी टाइम से नहीं मिला था। अभी गोकू विजिटा से कहता है जानते हुए उसकी ताकत हम दोनों से बहुत ज्यादा है, फिर भी तूने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है हाँ जैसे कि तू से बैटल नहीं करना चाहता, मैं जानता हूँ जितना एक्साइटेड मैं हूँ तू भी उतना ही है। गोकू कहता है वैसे काफी टाइम हो गया था, हम दोनों को ऐसे ही बैटल का इंतजार था, ये बढ़ती एक्साइटमेंट इस बात का सबूत है कि इस बैटल में बहुत कुछ होने वाला है। विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है मतलब तू भी इस बात को महसूस कर पा रहा है, बहुत अच्छी बात है, चल फिर इसे दिखा देते हैं सेयंस की असली ताकत क्या होती है। अब ये तो होना ही था क्योंकि ये तीनों आमने सामने जो आ गए थे। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल था कि इस बैटल का रिजल्ट क्या आने वाला था, क्या फिर से कोई वन शॉट डाउन होने वाला था, अब ये तो वक्त ही बताएगा। आगे हम सब देखते हैं पीरस के प्लेनेट पे बैटलफील्ड में आमने सामने थे गोकू, विजिटा और फ्रीजा। फ्रीजा के मन में यही था कि बैटल लंबा करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो जो उसने प्लेनेट सीरियल पे किया था वो वही करने की कोशिश करने वाला था। फ्रीजा पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ब्लैक फॉर्म में। एक गजब की एनर्जी उसके अंदर से निकलने लगती है। ऑब्वियसली वहाँ खड़े सभी स्पेक्टेटर्स फ्रीजा की ऐसी ताकत को देख के हैरान हो जाते हैं। रोली इसी बात पे कहता है कि ये ताकत कमाल की है। गोहान भी इसी बात पे कहता है कि इस बार फ्रीजा ने सच में अलग ही टायर की फॉर्म अचीव की है। अभी पीरस इन सबको बताते हैं कि फ्रीजा की ये ताकत एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी राइवल कर सकती है। दोनों सेयंस जिस लेवल पे हैं वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज उन दोनों की चटनी बनने वाली है। अभी गोकू पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है परफेक्टेड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में। विजिटा फील कर पा रहा था कि फ्रीजा ने अपनी ताकत को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। फ्रीजा बिना टाइम वेस्ट किए दोनों पे चार्ज करता है। अगेन दोनों को पंच आउट डाउन करने की कोशिश करता है, जो कि उसने प्लान भी किया था। पर इस बार गोकू और विजिटा अपने हाथ को आगे लाके उसके पंचेस को ब्लॉक
ब्लॉक कर लेते हैं। हालांकि दोनों को थोड़ा बहुत डैमेज जरूर होता है। फ्रीजा के पंचेस का फोर्स दोनों के हाथ को चीरता हुआ उनको हिट जरूर होता है। फ्रीजा गायब होके दोनों के पीछे आता है। दोनों में से कोई रिएक्ट कर पाता, इससे पहले फ्रीजा दोनों को किक्स करके उन्हें पीछे लॉन्च कर देता है। दोनों सेंस बहुत तेजी से पीछे जा रहे थे। फ्रीजा इनके पास आता है, इन दोनों के मुंह को पकड़ता है और दोनों को जमीन पे घसीटने लगता है। फिर दोनों को उठा के उन्हें पीछे रॉक पे फेंक देता है। दोनों सेंस पीछे आके हिट होते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। फ्रीजा हंसने लगता है क्योंकि उसके लिए तो ये मजाक ही था। उसकी ताकत दोनों सेंस से बहुत ज्यादा थी। दोनों करते भी तो क्या करते। गोहान ऐसी ताकत को देख के स्टंट हो जाता है। उसने गोकू और विजिटा को ऐसे डोमिनेट होते पहले कभी नहीं देखा था। एक्सप्लोजन का धुआं हटने के बाद हम सब गोकू और विजिटा को देखते हैं, जिन्हें डैमेज तो हुआ था पर वो अभी भी फाइट कर सकते थे। मैरस इसी बात पे कहता है कि इन दोनों के जज्बे को सलाम है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इनके सामने कौन है, ये दोनों फाइट करेंगे और ये बैटल अभी बाकी है। फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है कि ऐसे ही करते रहना, मार खा के वापस से खड़े होते रहना ताकि मुझे थोड़ा बहुत तो मजा आए। गोकू और विजिटा इस बात पे कोई जवाब नहीं देते। वो दोनों शांत खड़े थे और बैटल पे पूरी तरह से फोकस थे। फ्रीजा अगेन अटैक करने आता है पर इस बार दोनों सेंस उसके अटैक को बहुत ही अच्छे से ब्लॉक करते हैं। इस बात को देख के फ्रीजा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन फ्रीजा थोड़ा और दम लगाता है तो दोनों सेंस को फिर से हिट करने में कामयाबी हो जाता है। पर इस बार गोकू और विजिटा बहुत ही जल्दी रिकवर होते हैं और फ्रीजा पे काउंटर अटैक करने आते हैं। फ्रीजा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उनके अटैक को ब्लॉक कर पाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था ये दोनों इतनी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। फ्रीजा अपना अटैक लेता है पर दोनों सेंस उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके फेस पे तो काउंटर पंचेस मारते हैं। इस बार फ्रीजा पीछे लॉन्च हो जाता है और रॉक पे आके हिट होता है। दोनों सेंस ने फ्रीजा की मूवमेंट को बहुत अच्छे से रीड किया था। बीस इसी बात पे कहते हैं कि काफी इंप्रेसिव था। इतना पावर गैप होने के बाद भी दोनों से हिट करने में कामयाब हो गए। पर बीरस को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी नजर फ्रीजा पे थी और वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि फ्रीजा को इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है कि फ्रीजा को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता। वो तो अभी भी हंस रहा था, शायद उसे दौरे पड़ गए थे। फ्रीजा कहता है कि यार ये तो गलत बात है, मैंने तुमसे बोला था कि मार खा के वापस आते रहना, ये थोड़ी ना बोला था कि तुम भी मुझे मार सकते हो। फ्रीजा इंस्टेंटली दोनों के पास पहुंच के दोनों के पेट में तो पावरफुल पंचेस मारता है और इस बार दोनों नीचे गिर जाते हैं। फ्रीजा इनके पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है अगर तुम्हें मेरे पे अटैक करना था तो पहले मुझे बताना चाहिए था ना, जैसे मैंने तुम पे बता के अटैक किया था। गोकू और विजिटा नीचे जमीन पे पड़े थे। फ्रीजा दोनों को फिर से किक करता है और दोनों फिर से पीछे जाने लगते हैं। फ्रीजा कहता है कि इस बार बताना भूल गया था तो अभी बता रहा हूँ, मेरे इस वाले अटैक से बच जाना वरना तुम दोनों खत्म तो हो ही जाओगे। फ्रीजा एक बहुत पावरफुल की अटैक बनाता है और इससे अटैक करता है दोनों पे। अगर ये अटैक उन्हें लग जाता तो फिर बीस की मदद लेनी पड़ती। क्या आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? दोनों सेंस इस बात को जानते थे अगर ये अटैक उन्हें लग गया तो बात खत्म, पर फिर भी इस अटैक से ना बचते हुए इस अटैक को अपने ऊपर आने देते हैं। कमाल की बात है भाई। गोहान इस चीज को देख के डर जाता है और बीरस से कहता है आप अपनी आंखों के सामने ऐसा कैसे होने दे सकते हैं, आपको उनको बचाना होगा। पर बीरस इस बात पे कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। गोहान इस बात पे कहता है आप इस अटैक को हाकाई कर सकते हैं ना, इस अटैक को इरेज कर दीजिए। बीरस इस बात पे बताते हैं कि अगर उन्होंने इस अटैक को हाकाई कर दिया तो उसके अंदर दोनों सेंस भी हाकाई हो जाएंगे। मैरस इस बात पे कहता है कि चिंता मत करो, वो दोनों इतने बड़े बेवकूफ नहीं हो सकते कि इस अटैक से बचने की बजाय इस अटैक से तबाह हो जाएं। बीस कहते हैं कि उन दोनों ने जरूर कुछ सोचा होगा और चिंता मत करो उन दोनों को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इस बात को सुन के गोहान शांत हो जाता है। अचानक से इस अटैक के अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर आने लगती है और ये अटैक अपने आप तबाह हो जाता है। बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, इतना कि बीस को अपने पैरियर की मदद लेनी पड़ती है वरना बाहर यूनिवर्स में इसका बहुत बुरा असर पड़ता। एक्सप्लोजन हटने लगता है तो हम सब देखते हैं गोकू और विजिटा को जो अपने न्यू लुक में खड़े थे। फाइनली दोनों सेंस ने अपनी अल्ट्रा फॉर्म्स के अगले लेवल को अनलॉक कर लिया था और क्या ही गजब लग रही थी यार ये फॉर्म्स। दोनों सेंस यहाँ पे गजब लग रहे थे। अभी इन फॉर्म्स का नाम क्या होना चाहिए ये मैं आप ही छोड़ता हूँ, आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हो। अगर आप नहीं दे पाए तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे यकीन है आप एक अच्छा सा नाम सजेस्ट कर दोगे। फ्रीजा थोड़ा अनर्ट हो जाता है कि अब ये कैसी ताकत है, पर उसे अपनी ताकत पे पूरा भरोसा था। उसके मन में यही चल रहा था कि आने दो जिसको आना है, मैं अपनी ताकत से किसी को भी हरा सकता हूँ। फ्रीजा भी अटैक करने आने वाला था। दोनों सेंस पीछे खड़े थे, वो ऐसे ही हवा में तो पंचेस मारते हैं और यकीन करना मुश्किल था कि दोनों सेंस के इन छोटे से पंचेस का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो फ्रीजा की चेस्ट पे आके हिट होता है और फ्रीजा अनकॉन्शियस हो जाता है। बीस और बीरस इस चीज को देख के हैरान हो जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग भी ये ताकत कमाल की थी, इसका टायर भी अलग ही था। मेरस के अकॉर्डिंग तो ये ताकत किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को आसानी से हरा सकती थी और साथ ही एंजल्स को भी राइवल कर सकती थी। दोनों सेंस अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाते हैं क्योंकि ये बैटल खत्म हो गया था। फ्रीजा उनके सामने पड़ा था और उसे हील करने की बहुत जरूरत थी। अगर बात करें कि उस एक्सप्लोजन के अंदर ऐसा क्या हुआ था तो यार बहुत कुछ हुआ था। हुआ कुछ ऐसा था कि फ्रीजा का अटैक दोनों सेंस को लगने से पहले उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत को बाहर लाना स्टार्ट किया और दोनों की एनर्जी इस कदर बढ़ने लगी कि वाला अटैक उन्हें छू ही नहीं पाया। बेसिकली दोनों की बढ़ती एनर्जी ने इस अटैक को ओवर पावर कर दिया था और दोनों की ऐसी विल पावर की वजह से, दोनों के ऐसे जज्बे की वजह से उनके अंदर कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ जिसकी वजह से उन दोनों की नई फॉर्म बाहर आ गई। हालांकि इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए कि दोनों अपने ऊपर काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे, तो डेफिनेटली दोनों का न्यू
न्यू लेवल दूर नहीं था और अभी फाइनली बाहर आ भी गया। फिलहाल बाकी सब इनके पास आता है और इनसे बातें करने लगते हैं। गोकू और वेजिटा उन सबको बता देते हैं कि इन दोनों को इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि इस बैटल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दोनों की ये ताकत आने वाली वॉर में इनके बहुत काम आने वाली थी। फिलहाल एक बात जो आप भूल गए, मैं भी भूल गया और वहाँ पे खड़े सब भी भूल गए कि यार फ्रीजा को तो हील कर दो, कब तक बेचारा ऐसे ही पड़ा रहेगा। आगे हम सब देखते हैं गोकू, वेजिटा और फ्रीजा के बैटल के बाद फ्रीज फाइनली फ्रीजा को हील कर देता है। फ्रीजा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, वो कुछ नहीं बोलता, प्लेनेट के दूसरे हिस्से पे जाता है और वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करने लगता है। बाकी सी फाइटर्स भी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अचानक से इन्हें एक जानी पहचानी आवाज आती है। जिरेन भी यहाँ पे आ गया था। वो कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम दोनों की ताकत हमेशा मुझे हैरान कर देती है। जिरेन और मार्गरीटा इन सब के पास आते हैं। फ्रीज मार्गरीटा से पूछने लगते हैं कि जल्दी बताओ क्या खाओगी। मार्गरीटा इस बात पे कहती है कि फिर कभी पेलमोड उनका इंतजार कर रहे होंगे तो अभी उन्हें वापस जाना पड़ेगा। सो मार्गरीटा जिरेन को यहाँ पे छोड़ के यूनिवर्स 11 में वापस चली जाती हैं। गोकू जिरेन से कहता है कि यार तो बिल्कुल सही टाइम पे आया है, वैसे भी हम दोनों को बैटल किए काफी टाइम हो गया, तो चल एक बार फिर से हो जाए। जिरेन इस बात पे रिप्लाई करता है कि तूने अभी अभी एक बैटल किया है और उसमें एक नई ताकत हासिल भी की है, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। गोकू इस बात पे कहता है कि यार बैटल के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और अगर तेरे जैसा अपोनेंट सामने हो तो एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। जिरेन इस बात पे रिप्लाई करता है, देख मैं तेरी नई ताकत देख चुका हूँ और जो ताकत तूने अभी अचीव की थी वो सच में कमाल की थी, लेकिन क्योंकि तूने इस ताकत को जस्ट अभी अचीव किया है, हो सकता है तू इसे ज्यादा देर के लिए मेंटेन ना कर पाए। बस तू इस ताकत को अपना नेचर बना ले, इसे अच्छी तरह से मास्टर कर ले, फिर मैं तेरे साथ जरूर बैटल करूंगा। गोकू इस बात पे कहता है, फिर तेरा क्या करने का प्लान है, क्या तू भी हमारे साथ ट्रेन होगा। जिरेन इस बात पे बताता है कि वो यहाँ पे ट्रेनिंग करने ही आया है, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में, वो बाकी सबसे बैटल करेगा। सो बेसिकली जिरेन फाइट करना चाहता था बाकी सी फाइटर से, लाइक गोकू और वेजिटा तो अभी फाइट नहीं कर सकते, उन्हें अपनी ताकत को मास्टर करना था। बात रही फ्रीजा की, मुझे नहीं लगता वो भी बैटल करना चाहेगा, एक बार उसकी बेइज्जती हो चुकी है, अगर गलती से इस वाले बैटल को भी हार गया फिर तो चुल्लू भर पानी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बाकी बचे सी फाइटर्स जरूर फाइट कर सकते थे। गोहान, पिकोलो, ब्रोली, ग्रेनोला और मेरस फाइट कर सकते थे और ये पांचों एक साथ जिरेन से फाइट कर सकते थे। वेजिटा इस बात पे कहता है, क्या तो सच में एक साथ इन सबको संभाल लेगा, इनको अंडर एस्टिमेट मत कर, ये बहुत केपेबल फाइटर्स हैं। जिरेन इस बात पे कहता है, टूर्नामेंट ऑफ पावर के पास से मैं देख पा रहा हूँ तुम सबने बहुत मेहनत की है, तुम सब के सब बहुत आगे आ गए हो। साथ ही मैं ये बात भी मानता हूँ ये जो नए बंदे हैं इनकी ताकत भी कमाल की है, ये सब भी तुम्हारे जैसे ही फाइटर्स हैं। लेकिन एक बात का अंदाजा लगाओ, अगर इतने टाइम में तुम सब इतने ऊपर आ सकते हो तो मेरी ताकत कहाँ पे आ गई होगी, इस बात का अंदाजा लगाओ और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। जिरेन की बात में दम था, क्योंकि जब इस बंदे ने पहली बार एंट्री मारी थी तो गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इसकी ताकत को देख के हैरान हो गए थे और टूर्नामेंट ऑफ पावर में हारने के बाद इस बंदे ने भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की होगी, इसकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। वेजिटा भी बाकी सबसे पूछने लगता है क्या वो इस बैटल के लिए तैयार हैं। बाकी सब जिरेन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही दो और सी फाइटर्स इस फाइट में पार्टिसिपेट करने वाले थे जिन्होंने अपनी पावर को काफी जल्दी मास्टर कर लिया था। गॉड फॉर्म को भी इतनी जल्दी मास्टर कर लिया था। यार शक मत करना, दोनों के पास हाइब्रिड पोटेंशियल है जिसका कमाल हमने बहुत बार देखा है। गोहान को देखा है ना आपने काफी बार। वीरस देखते हैं कि एक बैटल खत्म नहीं हुआ और दूसरा शुरू हो गया। जिरेन के सामने अभी 6 बंदे थे क्योंकि ट्रंक्स और गोटेन ने फ्यूजन किया था। सो अभी ये बैटल फाइनली शुरू हो जाता है। गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में जाता है और गोटेंक्स जाता है सुपर सैयन गॉड फॉर्म में। गोहान और गोटेंक्स बैटल को लीड करते हैं। वो सबसे पहले चार्ज करते हैं जिरेन पे। जिरेन आराम से खड़ा था, उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। दोनों पंचेस थ्रो करते हैं और उसी पल जिरेन क्राउच होता है, थोड़ा सा आगे आता है, दोनों के पंचेस से बचता है और दोनों को काउंटर पंचेस मारता है। ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। कितने में जिरेन गायब होके पिकोलो के साइड में आता है और अभी उस पे अटैक करता है। सबका ध्यान इधर आता है, जिरेन गायब होके ग्रेनोला पे अटैक करता है। सबका ध्यान उस तरफ जाता है तो जिरेन गायब होके इस बार ब्रोली पे अटैक करता है। देन फाइनली गायब होके मेरस पे अटैक करता है, पर मेरस उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ऑब्वियसली उसने अंदाजा लगा लिया था कि जिरेन उस पे भी अटैक करने आएगा, इसलिए डॉज करने में कामयाब हो गया। मेरस काउंटर अटैक करता है पर जिरेन उसके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है। जिरेन यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा था। इतने में गोहान फिर से अटैक करने आता है। वो पीछे से आता है और एक पंच करने की कोशिश करता है। जिरेन ऊपर हो जाता है तो गोहान का पंच मेरस को हिट होने वाला होता है, पर गोहान रुक जाता है। देन गोहान और मेरस एक साथ जिरेन पे अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से जिरेन को इनके साथ फाइट में इन्वॉल्व होना पड़ता है। साइड से ग्रेनोला आता है और जिरेन के वाइटल्स को टारगेट करता है, पर जिरेन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपने वाइटल्स को शिफ्ट कर लेता है। फिर भी ग्रेनोला का अटैक जिरेन को लग जाता है और वो थोड़ा पीछे हो जाता है। पीछे से पिकोलो अपने आर्म्स को बड़ा करके जिरेन को ग्रैब करने की कोशिश करता है। पिकोलो उसको ग्रैब तो नहीं कर पाता, पर उसका ध्यान अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाता है। इतने में ब्रोली और गोटेंक्स आते हैं और पंचेस थ्रो करते हैं जिरेन पे। जिरेन अपने हाथों को आगे लाके दोनों के पंचेस को ब्लॉक करता है, पर अगेन थोड़ा पीछे हो जाता है दोनों के पंच के फोर्स की वजह से। पीछे था पिकोलो, वो अपना अटैक ले चुका था, पर जिरेन इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। कहना पड़ेगा जिरेन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। वीरस कहते हैं कि ये सब नंबर में ज्यादा हैं और इसका फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं, जबकि सब पहली बार साथ में फाइट कर रहे
हैं। व्हीस इस बात पे कहते हैं कि यही तो एक अच्छे वॉरियर की निशानी होती है। वो अपनी टीममेट के इशारे को एक पल में समझ जाता है। जिरेन भी इन सबके टीम वर्क से इम्प्रेस हो गया था और समझ गया था कि अब तो अपना असली दम लगाना पड़ेगा। जिरेन पहली बार अपनी पावर बढ़ाने लगता है। मैरस इस चीज को देखता है और सबको कह देता है कि सबके सब अलर्ट हो जाएं। मैरस की बात को मानते हुए बाकी सी फाइटर्स एकदम अलर्ट हो जाते हैं, पर इसका क्या ही फायदा होने वाला था, क्योंकि अगले ही पल जिरेन ने इन पांचों पे अटैक करके इन सबको डाउन कर दिया था। मैरस भी बहुत मुश्किल से जिरेन की स्पीड को कैचअप कर पाया था। जिरेन सच में बहुत तेज हो गया था। जिरेन अभी मैरस की तरफ बढ़ता है। मैरस हड़बड़ी में अपने हाथों को आगे लाके ब्लॉक वाली पोजीशन में आ जाता है, पर जिरेन गायब होके मैरस के पीछे आता है और फिर अटैक करता है मैरस पे। गोकू इस चीज को देखता है और बिल्कुल हैरान हो जाता है कि यार ये बंदा सच में अलग ही लेवल पे आ चुका है। विजीटा भी जिरेन की ऐसी ताकत को सलाम करता है। जिरेन ने अपने आप को एक अलग ही वॉरियर बना लिया था। सभी सी फाइटर्स काफी हद तक वीक हो चुके थे, पर अभी वो सब फिर से उठ जाते हैं और अपनी पावर को फिर से बढ़ाने लगते हैं। जिरेन चाहता तो इन सबके पास जाके इन सबको बहुत आराम से नॉकडाउन कर सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। इन सबको इनका आखिरी अटैक बनाने देता है। कुछ ही पल में सभी सी फाइटर्स के अटैक तैयार थे। गोहान और पिक्कोलो मकंग कोसापो के साथ अटैक करते हैं। गो टैंक्स विक्ट्री कैनन के साथ अटैक करता है और प्रोली जाइगेंटिक कैनन के साथ अटैक करता है। साथ ही ग्रेनुला और मैरस भी अपने सबसे पावरफुल की अटैक के साथ अटैक करते हैं जिरेन पे। ये सभी अटैक्स एक साथ जिरेन की तरफ आ रहे थे और जिरेन क्या करता है, अपना खुद का की अटैक बनाता है और इन सब पे अटैक करता है। ये सभी अटैक्स आपस में कोलाइड होके ब्लास्ट हो जाते हैं। सभी सी फाइटर्स इस चीज को देख के ब्लैंक हो जाते हैं और उनके पीछे से उन्हें एक आवाज आती है, ये बैटल खत्म हुआ। जिरेन पीछे से अपना फाइनल अटैक लेता है। ये अटैक सबको हिट होता है। सबके सब जमीन पे गिर जाते हैं, अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं, सिवाय प्रोली के। अभी भी वो खड़ा था। प्रोली को देख के ऐसा लगता है कि उसकी स्पेशल ताकत बाहर आने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं होता और फाइनली प्रोली भी डाउन हो जाता है। ये बैटल खत्म हो जाता है। आगे हम सब देखते हैं जिरेन और बाकी सी फाइटर्स का बैटल भी कंप्लीट हो जाता है। बैटल के अंत में प्रोली ने जिस ताकत की झलक दिखाई थी, उसने जिरेन का अटेंशन ग्रैब जरूर किया था। गोकू जिरेन के पास आता है और कहता है कि अब समझा तूने मुझे मेरी नई ताकत को मास्टर करने के लिए क्यों बोला था। अपनी पूरी ताकत लगाए बिना तूने इन सबको इतनी आसानी से हरा दिया। ये सच में कमाल की बात है भाई, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। विजीटा वीरस से कहता है कि आपको क्या लगता है कि कैरोट और मैं अपनी नई ताकत को कब तक मास्टर कर पाएंगे। वीरस इस बात पे रिप्लाई करते हैं कि इस लेवल की ताकत को मास्टर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तुम दोनों को भी बहुत टाइम लगेगा। वीरस इस बात पे कहते हैं अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम दोनों को एक ऐसी जगह पे भेज सकता हूँ जहाँ तुम दोनों अपनी नई ताकत को काफी जल्दी मास्टर कर पाओगे। गोकू इस बात को सुन लेता है, भाग के इन तीनों के पास आता है और कहता है फिर देरी किस बात की, हम दोनों वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। बाकी यहाँ पे बचे सभी फाइटर्स को आप अपने हिसाब से ट्रेन करना। वैसे कुछ बंदे तो ऐसे हैं जो अपने आप ही हो सकते हैं, तो अभी भी गोकू और विजीटा को एक ऐसी जगह पे भेज देते हैं जहाँ वो दोनों अपनी नई फॉर्म्स को काफी जल्दी मास्टर कर सकते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ सर्वाइव करना किसी के भी लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस बात को ऐसे समझो, यहाँ पर कदम रखते ही दोनों सेंस की बॉडी पे एक अजीब सा प्रेशर पड़ने लगा था। उन दोनों को ऐसा लगता है जैसे कोई हैवी एटमॉस्फेयर उन दोनों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहा था, और दोनों सेंस को ये टॉर्चर तब तक सहना था जब तक वो अपनी नई फॉर्म्स को मास्टर नहीं कर लेते। इवन इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर दोनों इस एटमॉस्फेयर में, इस टॉर्चर में सर्वाइव करना सीखे तो दोनों अपनी फॉर्म्स को मास्टर कर लेंगे। बाकी वीरस के प्लेनेट पे सभी सी फाइटर्स ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। सब एक दूसरे की मदद करते हैं, यहाँ तक कि वीरस भी ट्रेनिंग करते हैं। जिरेन अभी प्रोली के पास आता है और कहता है कि हम दोनों की ताकत में ज्यादा फर्क नहीं है, हम दोनों की ताकत बिल्कुल एक जैसी है। बस एक छोटा सा फर्क है कि मेरी पूरी ताकत मेरे कंट्रोल में है और तुझे तेरी असली ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं है। जिरेन हवा में एक फिस्ट मारता है जिससे एक शॉक वेव क्रिएट होता है, पीछे रॉक पे जाके हिट होता है, बेसिकली रॉक के आर पार हो जाता है। जिरेन प्रोली से ऐसा ही करने को बोलता है, प्रोली भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो भी एक फिस्ट मारता है, एक शॉक वेव बनता है, पीछे रॉक पे जाके हिट होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है यहाँ पे। जिरेन के फिस्ट की वजह से जो होल बना था वो बहुत छोटा और बहुत ही क्लीन था, जो दिखाता था कि जिरेन को अपनी ताकत पे पूरा कंट्रोल था। लेकिन प्रोली के फिस्ट की वजह से जो होल बना था वो बहुत बड़ा था और क्लीन तो कहीं से नहीं था, जो दिखाता था कि प्रोली की एनर्जी एक साथ डिस्पर्स हो जाती थी, एक पॉइंट पे फोकस नहीं होती थी। जिरेन इस बात पे कहता है कि बस इसी पे मेहनत करनी है तुझे, तेरे हर अटैक में तेरी पूरी ताकत दिखनी चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर बहुत ताकत है, तेरे अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, लेकिन तेरा हर अटैक एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तेरी एनर्जी एक पॉइंट पे फोकस होनी चाहिए, वरना तेरे अटैक्स का कोई फायदा नहीं होगा। अगर तूने इस बात को समझ लिया तो तेरे हर एक अटैक से इतना डैमेज होगा कि सामने वाले की जगह तू अपनी ताकत पे हैरान हो जाएगा। प्रोली को ये सब बातें समझाने के बाद जिरेन अभी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, वो मेडिटेशन करने लग जाता है। प्रोली जिरेन की बातों को ध्यान से सोचने लगता है और अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करता है, मानो जैसे प्रोली की पूरी एनर्जी एक साथ गायब हो गई थी। अचानक से प्रोली अपनी लेजेंडरी पावर को बाहर लाता है, ये ताकत एक साथ बाहर आती है, कुछ पल के लिए एक पॉइंट पे फोकस भी होती है, लेकिन अगले ही पल फैलने लग जाती है। प्रोली अपनी पावर डाउन करता है और हंसने लगता है। वो पीछे देखता है तो बाकी सी फाइटर्स भी उसकी प्रोग्रेस को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। सबका ध्यान प्रोली पे था,
सिवाय चिरन के उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी मेडिटेशन पे था और ये बात भी ब्रोली के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। देन अचानक से प्लेनेट के दूसरे हिस्से पे सबको एक बढ़ती पावर फील होती है। हम सब देखते हैं प्रीसा अगेन अपनी ब्लैक फॉर्म में गया था, शायद हम सबको याद दिला रहा था कि भाई मैं भी हूँ यहाँ पे। प्रीसा अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और कोशिश करता है कि ब्लैक फॉर्म के आगे चला जाए, वरना उसकी बेइज्जती हो जाएगी, पर ऑब्वियसली इतनी जल्दी इससे आगे नहीं जा सकता था। इसके बाद कहानी आती है यूनिवर्स 6 पे। चांपा और बारडोस सभी सेंस के साथ अपने प्लेनेट पे आ जाते हैं। चांपा बारडोस को ऑर्डर देते हैं और बारडोस यहाँ से चली जाती है। चांपा कहते हैं कि सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ तुम चारों में कितना दम है, एक काम करो चारों आपस में बैटल करो, उससे पता चल जाएगा कि कौन कितना ऊपर है। काबा इस बात पे डर जाता है और कहता है हमें किंग सटाला से बैटल करना पड़ेगा, हमारी शामत आ जाएगी यार। कॉलीफ्ला इस बात पे कहती है कि तू इतना डरता क्यों है, हम दोनों भी तो है ना तेरे साथ, हम तीनों एक साथ मिलके किंग सटाला से बैटल करेंगे। किंग सटाला इस बात पे चांपा से कहते हैं कि इनमें से कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता, ये बैटल समय की बर्बादी होगा। कॉलीफ्ला इस बात पे गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर आपको अपनी ताकत पे इतना ही घमंड है तो हमारे फ्यूजन को हरा के दिखाइए। केल और कॉलीफ्ला फ्यूजन करने के लिए तैयार थी, पर इयररिंग्स कहाँ से आएंगे। पहले अचानक से यूनिवर्स 6 के सुप्रीम काई यहाँ पे आ जाते हैं, इन दोनों को इयररिंग्स मिलती है और सुप्रीम काई यहाँ से चले जाते हैं। ज्यादा मत सोचो, चांपा ने इन्हें यहाँ पे बुलाया था और प्लेनेट सटाला पे भेजा था ताकि ये वहाँ पे सब कुछ संभाल सके और चांपा का वादा ना टूटे। कहानी आती है पार्डोस पे, जो हिट के पास आई थी। हिट पार्डोस को अपने सामने देखता है और समझ जाता है जरूर कोई बड़ा काम आ चुका है। पार्डोस कहती है कि चांपा का हुक्म है, हिट को उनके प्लेनेट पे जाना पड़ेगा। हिट इस बात पे कहता है कि मुझे थोड़े काम है, मैं अपने काम पूरे करके आता हूँ। वैसे अजीब सी बात है ना, हिट ने एक तरह से चांपा का ऑर्डर टाल दिया और एक तरह से पार्डोस को ऑर्डर दे दिया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे बहुत भारी पड़ सकते हैं। पार्डोस हिट का इंतजार करने लगती है और हिट कुछ ही सेकंड्स में अपने काम पूरे करके वापस आ जाता है। तो ये बात थी, इस बंदे ने अपनी सभी एबिलिटीज को बहुत इंप्रूव किया था और ये बंदा भी एक अलग ही वॉरियर बन गया था। चांपा के प्लेनेट पे केल और कॉलीफ्ला ने फ्यूजन किया था। केफ्ला यहाँ पे आ गई थी, काबा गया था सुपर सेन 2 फॉर्म में। किंग सटाला भी इनसे फाइट करने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले हिट और बारडोस यहाँ पे आ जाते हैं। चांपा कहता है क्या गजब की टाइमिंग है हिट, आजा तू भी ज्वाइन कर ले, देखते हैं सेंस में कितना दम है, खास करके इनके किंग में। इसके बाद कहानी आती है बाकी यूनिवर्सेस पे, जो अपने यूनिवर्सेस में वॉरियर्स को इकट्ठा कर रहे थे, पर क्या इन सभी यूनिवर्सेस में ऐसे वॉरियर्स मिल पाएंगे जो वॉर में इन सब का साथ दे पाएंगे, ये कहना काफी मुश्किल था। अगर बात करें बाकी यूनिवर्सेस के बारे में जिनसे वॉर होने वाली थी, जो थे यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 18, तो इन सभी के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बहुत मेहनत की थी। अगेन ये सब उस लेवल पे आने लगते हैं जहां पर है ना ये डिजर्व करते थे, इनका मॉर्टल लेवल अगेन अच्छा होने लगता है। अब बस इंतजार था तोमिकुशिन के इशारे का कि वो वॉर कब शुरू करेंगी और कब ये सब सीनोसामा के खतरे से आजाद हो पाएंगे। ग्रैंड पीस भी अपने आप को तैयार करने में लगे थे, उनके मन में काफी सारी बातें आ रही थी, काफी सारे सवाल आ रहे थे जिसके जवाब उन्हें वॉर से पहले ढूंढने थे। शायद उनके मन में ये चल रहा था कि अगर इन सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल जाते हैं तो वो मिकुशिन को समझा देंगे और ये वॉर कभी शुरू ही नहीं होगी। और एक बात जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, ना आपने, ना मैंने और ना ही किसी और ने, क्या सुपर ड्रैगन बॉल्स इनकी मदद नहीं कर सकती थी? और क्या मिकुशिन बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को इनके बारे में पता भी था या फिर वो इस बात से अनजान थे? इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर बात करें गोकू और वेजिटा के बारे में, तो इन दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लाइक आज से पहले इन दोनों को ट्रेनिंग में इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई थी, लेकिन सेंस का नेचर तो हम सब जानते हैं, मुसीबत जितनी बड़ी होती है उन्हें उतना ही ज्यादा मजा आता है। आगे हम सब देखते हैं चांपा के प्लेनेट पे एक और बढ़िया सा बैटल होने वाला था। किंग सटाला फाइट करने वाले थे केफ्ला, हिट और काबा से, वो भी एक साथ। काबा और केफ्ला अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म्स में आ चुके थे। किंग सटाला इनकी पावर को फील करते हैं और अपनी एनर्जी बढ़ाने लगते हैं। हम सब देखते हैं किंग सटाला की आइज में थोड़ा चेंज आया था और उनकी बॉडी भी थोड़ी सी बल्की हो गई थी। किंग सटाला यूज कर रहे थे अपनी इकारी फॉर्म को। इकारी एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक सेयन अपनी ओसारू की ताकत को बेस फॉर्म में यूज कर पाता है। बैटल अभी स्टार्ट होता है। काबा और केफ्ला चार्ज करते हैं सटाला पे, एक राइट से जाता है, दूसरा लेफ्ट से जाता है और 2 पंचेस थ्रो करते हैं सटाला के फेस पे। सटाला दोनों पंचेस को ब्लॉक करते हैं और दोनों के हाथ को पकड़ लेते हैं। काबा और केफ्ला अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर सटाला उनके हाथ को नहीं छोड़ते। सटाला की बढ़ती हुई एनर्जी दोनों के हाथ को डैमेज देने लगती है। दोनों के हाथ अभी गर्म होने लगते हैं। हिट पीछे खड़ा था, वो पीछे से एयर फिस्ट अटैक करता है, जिसे डॉज करने की वजह से सटाला अपनी जगह से हट जाते हैं। काबा और केफ्ला देखते हैं कि यार ये कैसा अजीब सा अटैक था, दोनों के हाथ चलते चलते बचे थे, पता नहीं किस तरह की एनर्जी थी ये। केफ्ला गुस्से में थी, वो फिर से अटैक करती है सटाला पे। सटाला उसके अटैक को डॉज करने लगते हैं। इतने में काबा उनके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपना अटैक ले लेता है, पर सटाला अपनी जगह से हिलते भी नहीं है और जानबूझ के उसके अटैक्स को अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें इस तरह के अटैक से कुछ भी नहीं होने वाला। सामने से केफ्ला बहुत ही अग्रेसिवली फाइट कर रही थी, पीछे से काबा अपने अटैक लेता जा रहा था, पर सटाला केफ्ला के अटैक्स को डॉज करते हैं और काबा के अटैक से उन्हें कुछ भी नहीं होता। अटैक करते करते केफ्ला की एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है और इसी बात का फायदा उठा के सटाला उसके पेट में एक बहुत ही ब्रूटल पंच मारते हैं।
हैं। केफला की हालत खराब हो जाती है, वो नीचे आके गिरती है। सटाला पीछे मुड़ते हैं, काबा पे भी यही अटैक लेते हैं और काबा ऑलरेडी बैटल से बाहर हो जाता है। पर केफला भी नहीं हारी थी, वो फिर से अटैक करनी पड़ती है। पर इससे पहले सटाला उसके पास आ जाते हैं और इस बार उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल नी मारते हैं। केफला का गुस्सा बढ़ने लगता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है और वो अपनी पूरी एनर्जी अपनी की अटैक में लगाने लगती है। केफला अपनी पूरी एनर्जी एक ही अटैक में लगा देती है और इससे अटैक करती है किंग सटाला पे। सटाला भी अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं और इस अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। केफला अपनी पूरी ताकत के साथ इस अटैक को पुश कर रही थी, पर सटाला की ताकत उससे ज्यादा थी, जिस वजह से वो इस अटैक को ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। केफला शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। देन अगले ही पल किंग सटाला को अपनी आंखों के सामने पाती है। सटाला ने अपना अटैक बनाया हुआ था, वो केफला के बिल्कुल सामने खड़े थे, पर वो अपना अटैक नहीं लेते क्योंकि केफला डिफ्यूज हो जाती है। अगर सटाला अपना की अटैक केल और कॉलीफ्ला पे ले लेते तो शायद ये दोनों तबाह हो जाती, क्योंकि ये दोनों इस अटैक को नहीं रोक सकती थी। सटाला की नजर जाती है हिट पे, जिसने अपना फाइटिंग स्टांस लेके रखा था। हिट टाइम स्किप यूज करता है और सटाला को पहली बार हिट करने में कामयाब हो जाता है। सटाला पीछे जाने लगते हैं, हिट फिर से टाइम स्किप यूज करता है, उनके पीछे आता है और एक और बार अटैक करता है सटाला पे। सटाला पहली बार ऐसे वॉरियर से फाइट कर रहे थे, इसलिए उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हिट एक और बार अपनी टाइम स्किप यूज करता है और एक और बार सटाला को हिट करने में कामयाब हो जाता है। सटाला अपना पूरा फोकस हिट की एनर्जी पे लगा रहे थे, पर वो नोटिस करते हैं कि एक पल के लिए हिट की एनर्जी अचानक से गायब हो जाती थी और जैसे ही हिट की एनर्जी वापस से फील होने लगती थी, इतने में वो अपना अटैक सटाला पे ले लेता था। सटाला समझ जाते हैं कि अभी उन्हें क्या करना था। हिट फिर से टाइम स्किप यूज करके उन पर अटैक करने आता है। सटाला इस बार इस अटैक को हेड ऑन लेते हैं, पर इस बार हिट के हाथ को पकड़ लेते हैं। सटाला अपना काउंटर पंच मारता है, पर हिट फिर से टाइम स्किप यूज करता है और उनकी पकड़ से निकलते हुए पीछे आ जाता है। हिट समझ जाता है कि सटाला उसके अटैक को समझ चुके हैं और अभी हिट को थोड़ा और दम लगाना पड़ेगा। अभी हिट एक यूनिक सा अटैक लेता है, वो एक साथ 4 डिफरेंट डायरेक्शन में अपीयर होता है और एक साथ चारों तरफ से अटैक करने पड़ता है सटाला पे। सटाला को लगा था कि इनमें से एक ही बंदा असली होगा, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि ये चारों अटैक बिल्कुल सेम इंटेंसिटी के साथ हिट होते हैं सटाला को। इन अटैक्स के लगते ही हिट अपना प्रेशर पॉइंट अटैक लेता है और फिर से थोड़ा डैमेज देता है सटाला को। सटाला पीछे जा रहे थे, पर अभी वो हंसने लगते हैं। हिट फिर से अपना पहले वाला अटैक लेता है, फिर से चारों तरफ से अटैक करने आता है सटाला पे। पर इस बार सटाला अपनी एनर्जी को इस लेवल पे इंक्रीज करते हैं कि चारों अटैक उन तक पहुंच ही नहीं पाते, उल्टा हिट को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। सटाला की ऐसी ताकत को देख के चांपा भी हैरान हो जाते हैं। हिट ने अपनी एबिलिटीज को बहुत इंप्रूव किया था। सटाला पहली बार ऐसे वॉरियर से फाइट कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि हिट के किसी भी अटैक का उन पे ऐसा असर नहीं हुआ जो उन्हें कमजोर कर पाता। हिट और सटाला आमने सामने थे। हिट अपनी हार मानता है और ये बैटल यही खत्म हो जाता है। हिट कहता है कि उसे एहसास हो गया था कि सटाला के अंदर अभी बहुत ताकत बाकी थी और अगर ये बैटल लंबा भी चलता तो भी सटाला ही जीतते। सटाला अपनी पावर डाउन करते हैं और कहते हैं कि आज तक उन्होंने हिट जैसा वॉरियर नहीं देखा था, उसकी एबिलिटीज कमाल की थी। साथ ही कॉलीफ्ला को एडवाइस देते हैं कि बस अग्रेशन से कुछ नहीं होता, बैटल को एनालाइज करना आना चाहिए। काबा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस बैटल में वो सबसे कमजोर था, उसकी ताकत इन सब के सामने कुछ भी नहीं थी। चांपा इसके पास आता है और कहते हैं कि चिंता मत कर, तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तू जल्दी बहुत आगे पहुंच जाएगा। फिलहाल फार्डोस इन सबको ट्रेन करने लग जाती है और साथ ही चांपा भी ट्रेनिंग करते हैं, वो भी काफी टाइम बाद। अब से कुछ महीनों तक सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मॉर्टल्स ऐसे ही ट्रेन होते हैं और आने वाली वॉर के लिए खुद को तैयार करते हैं। और फाइनली टाइम आ जाता है इस मल्टीवर्सल वॉर का, क्योंकि मिकोशिन कुछ ऐसा करती है कि पूरे मल्टीवर्स में उनकी एनर्जी को फील किया जा सकता था। ग्रैंड पीस सभी एंजल से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बता देते हैं कि वक्त आ चुका है और सबके सब जितना जल्दी हो सके उनके पास आ जाएं। गुहान इस बात पे कहता है, मतलब जिस एनर्जी को अभी हमने फील किया था वो मिकोशिन की एनर्जी थी। रीसन सबको बताते हैं बिल्कुल, और ये शायद उनकी तरफ से स्टेटमेंट था कि कोई भी उनके रास्ते में आने की गलती ना करे। अचानक से गोकू और विजिटा अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके इन सब के सामने आ जाते हैं। पीस दोनों सेंस को हील करते हैं और वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। अभी बीरस सबसे कहते हैं कि अगर किसी को डर लग रहा है तो वो यहीं से वापस जा सकता है, पर सभी वॉरियर्स इस बात को सुन के हंसने लगते हैं और अपने सामने सुप्रीम काई को देखते हैं। इन सब के जाने का टाइम आ गया था और बाकी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मॉर्टल्स भी ग्रैंड पीस के पास आने लगते हैं। हम सब देखते हैं ग्रैंड पीस को, जो बहुत ज्यादा टेंस लग रहे थे, उन्हें किसी भी तरह मिकोशिन को मनाना था, वरना ये वॉर सब कुछ तबाह कर देती। जीनो गार्ड्स भी इनके पास आ जाते हैं। जैसा हमने अंदाजा लगाया था, ये भी फाइट करने वाले थे अगर ये वॉर शुरू हो जाती। लेकिन एक बात सोचने वाली थी कि सीनो सामा को बचाने के लिए उनके पास अभी कोई भी नहीं था, क्योंकि सीनो गार्ड्स तो यहाँ पे आ चुके थे। और जब मिकोशिन सीनो गार्ड्स को यहाँ पे देखेंगी तो डेफिनेटली समझ जाएंगी सीनो अकेले हैं और हो सकता है पीछे से कोई चाल चल दे। और अगर बात करें गोकू और विजिटा के बारे में, तो ये दोनों बहुत सीरियस थे, क्योंकि ये कोई एक्साइटमेंट वाला बैटल नहीं था, इस पे सबकी जिंदगी दांव पे लगी थी।
आगे हम सब देखते हैं सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मॉर्टल्स ग्रेट पीस की बुलाई गई इस मीटिंग में आ जाते हैं। इन सबके यहाँ पे आते ही बाकी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मिकोशिन भी यहाँ पे आ जाती है। अभी मिकोशिन सीधा मेन बात पे आती है और बाकी सबसे पूछने लगती है कि बाकी सबने क्या सोचा, क्या वो सब मिकोशिन का साथ देने के लिए तैयार हैं। वीरस इस बात पे रिप्लाई करते हैं कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो किसकी तरफ है और अच्छा होगा कि मिकोशिन इस बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाए और ये बात यहीं पे खत्म हो जाए। मिकोशिन इस बात पे रिप्लाई करती है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, अब अगर तुम सबको मरने का शौक चढ़ाए तो मरो सारे के सारे। ग्रेट पीस कहते हैं कि आपके हिसाब से इस वॉर का अंत क्या होगा, सीनोसामा के न होने से आपको क्या फायदा होगा। मिकोशिन इस बात पे रिप्लाई करती है कि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब से कुछ टाइम बाद आपको वैसे भी पता चल जाएगी, क्योंकि अब से कुछ टाइम बाद सीनोसामा सच में नहीं होंगे। ग्रेट पीस कहते हैं कि आपको अंदाजा तो होगा, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ, इस वॉर के शुरू होने से हम सभी डीईटीज आपस में फाइट करेंगे। इस बात का फायदा कोई भी उठा सकता है और हमारे पीछे से कुछ भी कर सकता है। जब फाइट होगी तो काफी सारे डीईटीज मारे भी जाएंगे और उनके मरने से उनके यूनिवर्सेस पे कैसा असर पड़ेगा ये बात आप अच्छे से जानती हैं। मिकोशिन इस बात पे रिप्लाई करती है कि नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने में आखिर टाइम ही कितना लगता है, कुछ भी नहीं लगता। कुछ ही पल में उन सभी यूनिवर्सेस को अपने नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिल जाएंगे और वो सभी यूनिवर्सेस बिल्कुल पहले की तरह एकदम सेफ हो जाएंगे। और वैसे भी आजकल के मॉर्टल्स ऐसी ताकत पाने लगे हैं कि उन्हें गॉड बनने की ट्रेनिंग देना भी जरूरी नहीं है, वो सच में बहुत ताकतवर है। बस रिचुअल को परफॉर्म करो, उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाओ और वो आराम से अपने यूनिवर्स को संभाल लेंगे। इस बात को सुनते ही फ्रीसा की आंखें एक साथ खुल जाती हैं। उसे ऐसा लगता है अब तो वो अपने असली मुकाम तक पहुंच ही जाएगा, रास्ता बहुत आसान है। आपको याद होगा वीरस ने फ्रीसा से कुछ ऐसा कहा भी था कि इस वॉर में फ्रीसा को कुछ ऐसा मिलेगा जिसका सपना वो काफी टाइम से देख रहा था और फ्रीसा को अब जाके समझ आया कि वीरस का इशारा किस तरफ था। फ्रीसा को डिस्ट्रॉयर बनने की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। और हाँ यार, अब कोई चाहे न चाहे पर फ्रीसा तो दुआ कर रहा होगा काश ये वॉर हो जाए, काश कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाए और वो नया डिस्ट्रॉयर बन जाए। रुमशी कहते हैं कि बस करिए, आपकी ना समझी की वजह से पता नहीं कितने मॉर्टल्स को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मिकोशिन इस बात पे कहती हैं कि किसी भी मॉर्टल की जान नहीं जाएगी, आफ्टर ऑल हम उनकी सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं, ना कि उन्हें मारने के लिए। रुमशी इस बात पे कहते हैं कि डीईटीज के फाइट करने से मल्टीवर्स पे क्या असर पड़ता है, क्या आप इस बात को भूल चुकी हैं? आपको याद होगा जब वीरस के प्लेनेट पे वीरस और चांपा आपस में भिड़ गए थे तो काफी सारी जगह तबाह होने लगी थी, उसका एग्जिस्टेंस खत्म होने लगा था। शायद इसी बात को रुमशी यहाँ पे कह रहे थे कि अगर ये सभी डीईटीज आपस में फाइट करेंगे तो इस पूरे मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। पर मिकोशिन इस बात पे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली वो इस बात को जानती है कि डीईटीज के फाइट करने से सब कुछ तबाह होने लगता है, इसीलिए वो सब एक ऐसी जगह पे फाइट करेंगे जहाँ उनके फाइट करने से बाहर के मल्टीवर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कुटेला इस बात पे कहता है कि ऐसी जगह के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना, ये जगह आखिर है कहाँ पे? मिकोशिन इस बात पे रिप्लाई करती है कि अगर ग्रेट बीस्ट उन सबको इस मल्टीवर्स के बाहर एक अननोन डायमेंशन में कैद कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो भी कुछ ऐसा कर सकती हैं। बेसिकली मिकोशिन इन सबको एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाली थी जो इस मल्टीवर्स से कनेक्टेड नहीं था, वो अपने आप में एक अलग जगह थी। गोकू कहता है कि उसे नहीं लगता मिकोशिन उन सब की बात मानेगी, वो जिस तरह से बात कर रही है उनका इरादा एकदम पक्का है। विजिटा कहता है वैसे सीनोगार्ड्स यहाँ पर है तो फिर सीनोसामा भी यहीं पे होने चाहिए, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहे। बीस इस बात पे बताते हैं कि सीनोसामा अपने पैलेस में ही होंगे, ग्रेट बीस उन्हें यहाँ पे लाने की गलती नहीं कर सकते। विजिटा इस बात पे कहता है तो फिर सीनोगार्ड्स के यहाँ होने का एक ही मतलब बनता है, इस वॉर में वो भी हमारा साथ देंगे। वीरस इस बात पे कहते हैं कि बिल्कुल इनके और ग्रेट बीस के एक साथ फाइट करने से मिकोशिन कमजोर जरूर पड़ सकती है। गोकू कहता है तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि सैनी वहाँ पे अकेले होंगे, तो अगर मिकोशिन उनके पास पहुंच गई तो उन्हें कौन बचाएगा? बीस इस बात पे कहते हैं कि चिंता मत करो, ग्रेट बीस ने इसके बारे में भी जरूर कुछ सोचा होगा, वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। अभी मिकोशिन कहती है कि अगर किसी को कोई और सवाल पूछना है तो जल्दी से पूछ ले, क्योंकि वो अब और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगी। मिकोशिन को लगा था कि इन सभी के सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है ताकि ये सब समझ पाए कि कौन सही है और कौन गलत, और इन सब बातों को समझने के बाद ये सभी फैसला कर सके कि इन्हें किसका साथ देना चाहिए, मिकोशिन का या फिर ग्रेट बीस्ट का। हमारी तरफ से किसी का कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि वो सब जान गए थे वो सब कितना भी कोशिश कर ले मिकोशिन अपना इरादा नहीं बदलेंगी, उनका इरादा एकदम पक्का था। मिकोशिन ग्रेट बीस्ट को देखती है, जिनकी आंखों में ये बात साफ देखी जा सकती थी कि वो नहीं चाहते थे मिकोशिन ये कदम उठाए, पर इस बात को जानते हुए भी मिकोशिन अपनी एबिलिटी यूज करती है और ये सब उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर ये वॉर होने वाली थी। बेसिकली एक ऐसी जगह जो मल्टीवर्स से कनेक्टेड नहीं थी। यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि इन सभी मॉडल्स का यहाँ पे क्या काम है, इन सबको यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था। 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि जरूर ये सब भी हमसे फाइट करने वाले हैं, वरना ये सब उस मीटिंग में नहीं होते। 15 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि अब हम सबको इन मॉडल से फाइट करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ इन सबको एक साथ हकाई कर देंगे। 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि इन्हें हकाई करना शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सब इतने वीक होते तो यहाँ पे कभी ना आते। 17 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि माना वीक नहीं होंगे, लेकिन इतना दम भी थोड़ी ना होगा कि हमारे सामने टिक पाए। 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं हो सके तो इन्हें नॉकडाउन करके छोड़ देना, क्योंकि हमारे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अभी ग्रेट पीस कहते हैं कि हम सब ग्रुप बना के फाइट करेंगे, सभी मॉर्टल्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का साथ देंगे और सामने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करेंगे। हमारे 12 एंजल्स और साथ ही गोकू और विजिटा सामने वाले 6 एंजल्स को संभालेंगे। ग्रेट पीस सीनोगार्ड्स को इशारा देते हैं और सीनोगार्ड्स भी फाइट करने के लिए तैयार हो
जाते हैं। मिकुशन इस बात को देखती हैं और अपनी साइड के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स से कहती हैं कि इस वॉर को हल्के में ना ले। वो कहती हैं कि फोकस पूरा फाइट पे होना चाहिए और अगर फोकस हटा तो हो सकता है सामने वाले तुम्हें दोबारा फोकस करने का मौका ही नहीं देंगे। ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स मिकुशन की बात को अच्छे से समझ जाते हैं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मजे की बात ये थी कि हमारे पास डीईटीज ज्यादा थे, फिर भी हमें मॉर्टल्स को लाने की जरूरत पड़ी, जिससे ये बात साफ हो गई थी कि सामने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की ताकत इन सबसे ज्यादा थी। दूसरी बात जो हमें कंसीडर करनी चाहिए कि सामने वाले गॉड्स और एंजल्स बिना कोई तैयारी के आए थे। आपको याद होगा ये सब तो अपने यूनिवर्सेस को संभालने गए थे, ना कि इस वॉर के लिए तैयार होने। जबकि हमारी तरफ की डीईटीज पूरी तैयारी के साथ आए थे, इन सब ने ट्रेनिंग की थी, जो बात इनके हक में जरूर जाती है, जो बात इनको एडवांटेज जरूर देगी। तो इन सभी बातों से एक बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता था कि बैटल एक तरफा नहीं होने वाला, बैटल बहुत इंटेंस होगा। एक तरफ मिकुशन की आर्मी थी तो दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट की, और अगर इन दोनों के पर्सपेक्टिव को ही देखा जाए तो ग्रैंड प्रीस्ट कुछ इस तरह से फाइट करने वाले थे कि सामने वाला कोई भी गॉड या फिर कोई भी एंजल ना मरे, क्योंकि किसी के भी मरने से मल्टीवर्स पे बुरा असर पड़ने वाला था। पर अगर मिकुशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन्हें बस एक बात मेक श्योर करनी थी, उन्हें सीनोसामा के पास पहुंच के उन्हें खत्म करना था, फिर चाहे कितने भी डीईटीज क्यों ना मारे जाए, इवन चाहे मॉर्टल्स ही क्यों ना मारे जाए। मिकुशन को अपना इरादा किसी भी कीमत पे पूरा करना था और ग्रैंड प्रीस्ट को इन सबको जिंदा रोकना था। अब इस मल्टीवर्सल वॉर का रिजल्ट क्या आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। आगे हम सब देखते हैं। अभी बारी आती है बहुत सारे बैटल्स की, मतलब यार कुछ ज्यादा ही बैटल्स होने वाले थे यहाँ पे, पर कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके सभी बैटल्स को कवर करेंगे और सभी फाइटर्स की स्पेशल एबिलिटीज को भी जानेंगे। पहले बैटल में ईवान, एराक, हिट और डिस्पो फाइट करने वाले थे यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काइरोस के साथ। फाइट शुरू होती है, हिट और डिस्पो चार्ज करते हैं, काइरोस पे अटैक करने पड़ते हैं, पर काइरोस दोनों के पीछे टेलीपोर्ट होते हैं, दोनों पे किक्स करते हैं और दोनों को उसी डायरेक्शन में पीछे लॉन्च कर देते हैं। एराक और ईवान एनर्जी बढ़ाते हुए अटैक करने आते हैं काइरोस पे, पर काइरोस इन दोनों के अटैक्स को भी ब्लॉक कर लेते हैं। हिट अपनी टाइम स्किप के साथ और डिस्पो अपनी पूरी स्पीड के साथ बैटल में काफी जल्दी वापस आते हैं और फिर से अटैक्स थ्रो करते हैं काइरोस पे, पर काइरोस दोनों को ट्रिक करता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपनी जगह से गायब हो जाता है। इन दोनों के अटैक्स लगने वाले थे ईवान और एराक को, पर दोनों गॉड्स आराम से इन अटैक से बच जाते हैं। इस बार ईवान, हिट और डिस्पो अटैक करने पड़ते हैं काइरोस पे और एराक एक पावरफुल की अटैक बनाने लगते हैं। काइरोस तीनों के साथ बैटल में एंगेज हो जाता है, पर उसकी नजर एराक पे भी थी, क्योंकि वो जानता था ये अटैक कभी भी उसके पास आ सकता है। एराक अपना अटैक लेता है, हिट टाइम स्किप यूज करके अपने आप को और बाकी दो को भी यहाँ से दूर ले जाता है। काफी अच्छी प्लानिंग थी यहाँ पे। एराक का अटैक काइरोस को लगता, इससे पहले काइरोस अपनी स्पेशल एबिलिटी दिखाते हैं जो होने वाली थी टाइम रिवाइंड। वो एराक को उस टाइम में ले जाते हैं जहाँ एराक ने अपना अटैक बनाना शुरू ही किया था। देन उसके पास जाते हैं, उसे सरप्राइज कर देते हैं और अपना अटैक लेते हैं एराक पे। बाकी तीन फाइटर्स इस चीज को देखते हैं और फिर से अटैक करने पड़ते हैं काइरोस पे, पर एक बार फिर से काइरोस अपना ट्रिक अटैक यूज करता है। वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपनी जगह से गायब हो जाता है। तीनों के अटैक जमीन को लगते हैं और पीछे से काइरोस काफी सारे की अटैक्स करते हैं। ये सभी की अटैक्स इन तीनों को लग जाते हैं और इन तीनों को काफी ज्यादा डैमेज होता है। हिट ने देख लिया था कि काइरोस ने टाइम में बदलाव किया था, जो डेफिनेटली उसकी स्पेशल एबिलिटी थी। हिट टाइम स्किप यूज करता है और एक बार फिर से काइरोस पे अटैक करने पड़ता है, पर काइरोस हिट से एक कदम आगे था। हिट अपना अटैक ले पाता, इससे पहले काइरोस को अपने सामने पाता है। ऐसा लगता है काइरोस उसकी एबिलिटी के अंदर घुस गया था और उसको पंच मार के पीछे लॉन्च कर देता है। हिट के कंपैरिजन में काइरोस की एबिलिटी बहुत स्पेशल थी, वो इस मामले में बहुत आगे था और हिट इस बात को अच्छे से जानता था। इसके बाद हम सब देखते हैं दूसरे बैटल को, जिसमें बीरस, लिकर, गोहान और पिकलो फाइट करने वाले थे यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फोर्डान के साथ। इस बैटल में गोहान और लिकर चार्ज करते हैं, दोनों पंचेस मारते हैं फोर्डान को। फोर्डान भी अपने दोनों हाथों के साथ पंचेस मारता है। ये सभी पंचेस आपस में कोलाइड हो जाते हैं और एक छोटा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। गोहान और लिकर गायब होकर फोर्डान के पीछे आते हैं, दोनों किक्स करते हैं, पर फोर्डान नीचे बैठ के दोनों की किक्स को डॉज करता है। सामने से पिकलो अपनी पूरी रफ्तार के साथ फोर्डान पे अटैक करने आता है, पर फोर्डान उससे पहले उसके पास पहुंच के उस पे काउंटर अटैक करता है। पिकलो पीछे जाता है, पर आउट ऑफ नोवेयर बीरस ऊपर से आते हैं, एक पंच बना के आते हैं और इससे अटैक करते हैं फोर्डान पे। ये अटैक फोर्डान को बहुत ही बुरी तरह लगता है। फोर्डान पीछे जा रहा था, इस बात का फायदा उठा के गोहान और लिकर फिर से अटैक करने आते हैं फोर्डान पे और इस बार फोर्डान को हिट करने में कामयाबी हो जाता है। फोर्डान पीछे आके स्लैम होता है। पिकलो ने बहुत सारे की अटैक्स बनाए थे जिससे अटैक करता है फोर्डान पे और ये सभी की अटैक्स भी उसको लग जाते हैं। इन चारों के कॉम्बिनेशन अटैक ने फोर्डान को अच्छा खासा डैमेज दिया था। गोहान और लिकर इसी चीज को बनाए रखते हुए इसी इंटेंसिटी के साथ फिर से अटैक करने आते हैं फोर्डान पे, पर इस बार फोर्डान दोनों के अटैक्स को हेड ऑन लेता है और इस बार उसे कुछ भी नहीं होता। वो दोनों के मुंह को पकड़ता है और दोनों को जमीन पे स्लैम करता है। देन इंस्टेंटली पिकलो के पास आता है, उसके पेट में नी मारता है, देन उसे पकड़ के गोहान और लिकर के ऊपर फेंक देता है। बीरस फिर से अटैक करने आता है, फोर्डान पे अटैक करते हैं, पर फोर्डान इस वाले अटैक को ब्लॉक करता है। वो हेड ऑन नहीं लेता क्योंकि बीरस का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। बीरस फोर्डान को डोमिनेट करने लग जाते हैं। बाकी तीन भी पीछे से काफी सारे की अटैक्स करते हैं फोर्डान के पेट में, पर इतने सारे अटैक्स खाने के बाद भी फोर्डान को डैमेज नहीं होता, उल्टा उसकी ताकत बढ़ने लगती है और उसकी ताकत इस हद तक बढ़ जाती है कि वो बीरस को
को एक ब्रूटल पंच मारने में कामयाब भी हो जाते हैं और पीरस को बाकी टीम की तरफ लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पर वोडान की स्पेशल एबिलिटी काम आई थी, जिसमें अगर वो किसी भी तरह के इमोशंस को फील करते हैं तो उनकी पावर बढ़ने लग जाती है। फिर चाहे सामने वाले पे गुस्सा आए या फिर अपनी ताकत पे बेबस फील करें, ये सभी इमोशंस उनकी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। वुहान इसी बात पे कहता है कि शायद फाइट करने से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ताकत पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर पीरस उसे बताते हैं कि फाइट करने से नहीं, बल्कि इसको अपने इमोशन से ताकत मिलती है। ये बैटल में कुछ भी फील करे तो इसकी ताकत बढ़ने लग जाती है। पिकोलो इस बात पे कहते हैं तो इस तरह की एबिलिटी को टैकल करने के लिए हमारा अगला प्लान क्या होना चाहिए। फिगर इस बात पे कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसे बैटल में एंगेज रखो और कुछ देर बाद पीरस खुद संभाल लेगा। सो मे बी पीरस के पास कोई ऐसी एबिलिटी थी जो वोडान की इस एबिलिटी को ओवरपावर कर सकती थी। इसके बाद हम सब देखते हैं तीसरे बैटल को, जिसमें चांपा, बेलमोंट, फ्रीजा और चिरन फाइट कर रहे थे यूनिवर्स 15 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अल्कियोन से। फ्रीजा बिना किसी की हेल्प लिए अटैक करने बढ़ता है अल्कियोन पे। बाकी फाइटर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो कहां सुनने वाला था। फ्रीजा पंच बना के आता है, पर अल्कियोन इसके लिए तैयार था, पर फ्रीजा ऐसा ना करके गायब होके अल्कियोन के पीछे आता है और फिर अपना अटैक लेता है। लेकिन फिर भी अल्कियोन उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक करता है और कहता है कि कहना मुश्किल है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा था। अल्कियोन फ्रीजा के पेट में इतनी जोर से पंच मारता है कि फ्रीजा की हालत खराब हो जाती है। अल्कियोन कहता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इतनी आसानी से हिट नहीं किया जा सकता। ऐसा कहकर अल्कियोन फ्रीजा को पीछे फेंक देता है। चांपा और बेलमोंट अटैक करने पड़ते हैं अल्कियोन पे, पर अल्कियोन इन दोनों के अटैक्स को भी काफी अच्छे से ब्लॉक करता है। चिरन अभी तक पीछे खड़ा था, फोरम से अल्कियोन के फाइटिंग स्टाइल को देखता है और अभी फाइनली अटैक करने पड़ता है अल्कियोन पे। अल्कियोन दोनों गॉड से फाइट कर रहा था, वो चिरन को आता तो देख लेता है, पर उसके पास मौका नहीं था कि वो चिरन के अटैक को ब्लॉक कर पाता। चिरन अपना अटैक लेता है और ये अटैक डेफिनेटली अल्कियोन को लगना ही था। वो थोड़ा पीछे हो जाता है और नोटिस करता है कि भाई इस बंदे के पंच में बहुत दम था। अभी चिरन, बेलमोंट और चांपा को इशारा देता है, ये दोनों पीछे आ जाते हैं और अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। चिरन फिर से चार्ज करता है अल्कियोन पे, इस बार अल्कियोन भी चार्ज करता है चिरन पे। दोनों पंचेस मारते हैं, दोनों के पंचेस कोलाइड हो जाते हैं, दोनों पीछे आते हैं, तन अगेन पंचेस और किक्स की बौछार कर देते हैं। पीछे चांपा और बेलमोंट ने अपने काफी सारे स्पेशल की अटैक्स बनाए थे। इस चीज को अल्कियोन देख लेता है और बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। अल्कियोन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी अपनी स्पेशल एबिलिटी दिखाता है जो होने वाली थी वॉइड फ्रीज। वो चिरन को एक ही जगह पे फ्रीज कर देता है। अब क्योंकि इस एबिलिटी का नाम था वॉइड फ्रीज, तो चिरन के अटैक करने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि चिरन एक अलग वॉइड में चला गया था और वो वहाँ पे एक्टिव था। बेलमोंट और चांपा अपने की अटैक्स लेते हैं अल्कियोन पे, पर अल्कियोन अभी फ्री हो गया था, उसके सामने कोई नहीं था। वो खुद का की अटैक बनाता है और उसे अटैक करता है इन सभी अटैक्स पे। ये सभी अटैक्स आपस में कोलाइड होकर ब्लास्ट हो जाते हैं। अल्कियोन चिरन पे अटैक करता है और उसे पीछे की तरफ लॉन्च कर देता है। अल्कियोन का वॉइड फ्रीज खत्म हो जाता है। चिरन की सोल फिर से यहाँ पे आ जाती है, वो फिर से एक्टिव हो जाता है, पर वो जानता था उनके हाथ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल गई थी। अगर बेलमोंट और चांपा के अटैक्स अल्कियोन को लग जाते तो उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता। फिलहाल अभी इन सबको किसी भी तरह अल्कियोन की वीकनेस का पता लगाना था। आगे हम सब देखते हैं, अभी बारी आती है चौथे बैटल की, जिसमें हेलिस, रूमशी, ग्रेनुला, केफ्लर, कोटिंग्स फाइट करने वाले थे यूनिवर्स 16 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वायोनेक्स से। मतलब इनके सामने 4 की जगह 5 फाइटर्स आने वाले थे। क्या बात है। इस वाले बैटल में सबसे पहले केफ्लर और कोटिंग्स अटैक करने पड़ते हैं और पीछे से ग्रेनुला की अटैक बनाता है। वायोनेक केफ्लर और कोटिंग्स से बैटल करने लग जाते हैं और अपना पूरा फोकस ग्रेनुला के अटैक पे रखते हैं। वो जानबूझ के ऐसा दिखाने लगते हैं जैसे केफ्लर और कोटिंग्स उन्हें डोमिनेट कर रहे थे, जिससे ग्रेनुला गलती कर बैठे। ग्रेनुला इस चीज को नहीं समझ पाता और उनके जाल में फंस जाता है। उसे ऐसा लगता है मौका अच्छा था और वो अपना अटैक लेता है वायोनेक पे। इस अटैक की एक्यूरेसी तो स्पॉट ऑन थी। ये अटैक वायोनेक के फाइटर्स को हिट होने ही वाला था कि इससे पहले वायोनेक अपनी स्पेशल एबिलिटी दिखा देते हैं। वो अपने सामने हवा में अपने हाथ से एक अजीब सा कट लगाते हैं और वहाँ पर एक डायमेंशन खुल जाती है। ग्रेनुला का अटैक इस वाली डायमेंशन के अंदर जाता है और उसके साइड में बनी एक और डायमेंशन से बाहर आता है। ये वाला अटैक उसे लग जाता है और उसे अच्छा खासा डैमेज होता है। कोटिंग्स और केफ्लर का ध्यान इस तरफ आता है तो वायोनेक इस बात का फायदा उठाते हैं। सबसे पहले तो की अटैक करते हैं, देन दोनों पे रश करके दोनों को पंचेस करके पीछे रॉक पे हिट करते हैं। अभी रूमशी अटैक करने पड़ते हैं और वायोनेक के साथ बैटल में एंगेज हो जाते हैं। पीछे से हेलिस अपने बॉस के साथ तैयार थी, वो भी वायोनेक के फाइटर्स को टारगेट कर रही थी। हेलिस अपना अटैक लेती है, वायोनेक फिर से वही डायमेंशन बनाते हैं। हेलिस के बॉस इसके अंदर जाते हैं, वो बिल्कुल अलर्ट हो जाती है क्योंकि उसके बॉस उसी की तरफ कभी भी आ सकते थे। पर इस बार दूसरी डायमेंशन हेलिस के पास न बनके रूमशी के पीछे बनती है और हेलिस के बॉस उन्हें आके हिट होते हैं। रूमशी थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं, जिसका फायदा उठा के वायोनेक उन पे काउंटर अटैक करता है और उन्हें थोड़ा पीछे कर देता है। वायोनेक फिर से एक डायमेंशन बनाता है, उसके अंदर काफी सारे की अटैक्स करता है। सभी फाइटर्स के आसपास डायमेंशन बनने लगती हैं और वायोनेक के अटैक उनकी तरफ आने लगते हैं। रूमशी और हेलिस तो इन अटैक को संभाल लेते हैं, लेकिन बाकी 3 को बहुत दिक्कत होती है। आफ्टर ऑल ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अटैक थे। केफ्लर कहती है कि इस तरह से तो बात नहीं बनेगी, ऐसे तो हमारे किसी भी की अटैक का इन पे कोई असर नहीं होगा। ग्रेनुला इस बात पे कहता है तो फिर की अटैक्स ना करके सामने से फाइट करते हैं, ताकि हमारे अटैक्स का फायदा उठा के हमें ही डैमेज ना दे पाए। इसके बाद कहानी आती है 5वें बैटल पे। मॉस्को, कुटेला, ब्रोली और सडाला फाइट कर रहे थे यूनिवर्स 17 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन
डिस्ट्रक्शन मायरॉन के साथ। ब्रोली और सरडाला अपनी इकारी पावर के साथ अटैक करने बढ़ते हैं मायरॉन पे। मायरॉन दोनों के अटैक को ब्लॉक करता है, पर दोनों के अटैक के फोर्स की वजह से थोड़ा पीछे हो जाता है। ब्रोली और सरडाला दोनों ही काफी अग्रेसिवली फाइट करते हैं। मायरॉन दोनों सेंस की ऐसी ताकत को देख के काफी इंप्रेस हो जाता है। मायरॉन अभी तक दोनों सेंस के अटैक को काफी अच्छे से ब्लॉक कर रहा था, पर अचानक से वो जानबूझ के अपना गार्ड डाउन कर देता है। ऑब्वियसली ब्रोली और सरडाला इस बात का फायदा उठा के तो ब्रूटल पंचेस मारते हैं, पर दोनों के अटैक से इन दोनों को ही डैमेज हो जाता है। दोनों सेंस पीछे आ जाते हैं। उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है। सरडाला एक की अटैक थ्रो करते हैं। ये अटैक मायरॉन को हिट होके वापस से उन्हीं की तरफ आ जाता है और दोनों बाल बाल इस अटैक से बच पाते हैं। अभी मायरॉन खुद से अटैक करने बढ़ता है। ब्रोली और सरडाला उसके अटैक को ब्लॉक करने लग जाते हैं, पर दोनों सेंस ऐसा कब तक कर पाते। मायरॉन आराम से उन दोनों को डोमिनेट करने लग जाता है। देन मौका मिलते ही दोनों पे अटैक करके उन्हें पीछे फेंक देता है। इस बार मॉस्को और कुटेला अटैक करने बढ़ता है मायरॉन पे, पर मायरॉन इन दोनों के अटैक्स को भी रिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। ये उनकी स्पेशल एबिलिटी थी जिसमें वो किसी भी तरह के अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकते थे, फिर चाहे कोई की अटैक हो या फिर नॉर्मल कॉम्बैट अटैक। ब्रोली इसी बात पे कहता है कि ये तो हमारे खुद के अटैक से हमें ही डैमेज दे रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो ये तो हमें मसल के रख देगा। सरडाला इस बात पे कहते हैं कि इसकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी, हमें किसी भी तरह उसका पता लगाना होगा। कुटेला इस बात पे कहते हैं कि चलो इस बार एक साथ अटैक करने बढ़ते हैं, देखते हैं हम सबके एक साथ अटैक करने से ये कैसे बच पाता है। तो अभी ये चारों एक साथ अटैक करने बढ़ते हैं मायरॉन पे। ऑब्वियसली मायरॉन इन सब के अटैक को एक साथ नहीं झेल पाता, उसे दिक्कत होने लगती है। ये चारों अटैक्स करते रहते हैं, पंचेस करते हैं, किक्स करते हैं, देन फाइनली की अटैक बना के उसे पीछे लॉन्च कर देते हैं और पीछे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। पर अचानक से उस वाले एक्सप्लोजन के अंदर से एक बहुत बड़ा की अटैक इन चारों की तरफ पड़ने लगता है। ये चारों बहुत मुश्किल से इस वाले की अटैक को रोक पाते हैं और उसे ऊपर डाइवर्ट कर देते हैं। इन चारों की एनर्जी को मायरॉन ने एब्सॉर्ब किया, अपनी खुद की एनर्जी को भी लगाया, एक बहुत बड़ा की अटैक बनाया और उसे अटैक किया इन चारों पे। इसके बाद कहानी आती है अगले बैटल पे। सिड्रा, जीन, मैरस, टोपो और काबा फाइट कर रहे थे यूनिवर्स 18 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉल्टो के साथ। इस बैटल में भी 5 फाइटर्स एक साथ फाइट करने वाले थे। सबसे पहले मैरस अटैक करने बढ़ता है और मॉल्टो से फाइट करने लग जाता है। मैरस एक पंच मारता है, मॉल्टो उसके अटैक को ब्लॉक करता है, देन काउंटर पंच मारते हैं, पर मैरस उनके अटैक को काफी आसानी से डॉज करता है। मैरस किक करता है, पर मॉल्टो अपने हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, देन फिर से काउंटर पंच मारते हैं, पर मैरस इस अटैक को भी काफी आसानी से डॉज कर लेता है। मॉल्टो देखते हैं कि ये बंदा उनके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहा था, जिसका एक ही मतलब था कि इसके पास वो एंजल्स वाली टेक्निक थी। मॉल्टो सीरियस होकर फाइट करने लग जाते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, अटैक भी हैवी होने लगते हैं। कुछ अटैक्स मैरस डॉज कर पाता है, पर कुछ अटैक्स उसे ब्लॉक भी करने पड़ते हैं। मैरस अपने लिए ओपनिंग बनाता है, एक यूनिक सा अटैक करता है। मॉल्टो की आंखें इस वजह से कुछ देर के लिए बंद हो जाती हैं, पर वो फील कर पाता है उसके सामने एक बहुत मैसिव एनर्जी थी। हुआ ये था कि जब मैरस और मॉल्टो फाइट कर रहे थे, बाकी सब अपना अटैक बनाने में लगे थे। मैरस के अटैक लेते ही इन सब ने एक साथ अटैक किया मॉल्टो पे, ताकि वो इस अटैक से मॉल्टो को डाउन कर सके। इन सब का अटैक मॉल्टो को लग भी जाता है और बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इन सबको यकीन था कि इस लेवल के अटैक से कोई भी नहीं बच सकता, तो मॉल्टो भी बैटल करने के काबिल नहीं बचे होंगे। पर जब एक्सप्लोजन हटता है तो इन सब की आंखें दंग रह जाती हैं, क्योंकि मॉल्टो को इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर डैमेज कम होता तो चलता, पर उसे तो कोई डैमेज हुआ ही नहीं था। और आप सबने अंदाजा लगा लिया होगा, ये थी मॉल्टो की स्पेशल एबिलिटी। वो कुछ देर के लिए अपने आप को एक ऐसी स्टेट में ले जाते हैं कि उन्हें किसी भी अटैक से कोई डैमेज नहीं होता। लाइक कितना ही पावरफुल की अटैक क्यों ना हो, कितने ही बंदों ने क्यों ना किया हो, अगर वो इस स्टेट में होता है तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। जीन इसी बात पे कहते हैं कि इस तरह के अटैक से तो हमें से कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बच पाता। इसे कुछ भी नहीं हुआ, इसके पीछे जरूर कोई स्पेशल एबिलिटी का कमाल होगा। अभी मैरस कहता है मैं एक और बार इसे बैटल में एंगेज करूंगा, आप सब इस बार और भी ज्यादा दम लगाना, इस अटैक की इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाना और होपफुली इस बार बात बन जाएगी। मैरस अटैक करने बढ़ता, इससे पहले मॉल्टो इन सब के बीच में आ जाते हैं, अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे इन सबको बहुत ज्यादा डैमेज होता है और ये सब थोड़ा पीछे हो जाते हैं। मॉल्टो की एनर्जी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो भी उन्हें फायदा देने वाली थी। शायद ये भी कोई उनकी स्पेशल एबिलिटी का कमाल था। अभी तक के बैटल में इन सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी एबिलिटीज के दम पे हमारी तरफ के सभी फाइटर्स को बहुत डोमिनेट किया था, लेकिन हर एक ताकत की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है और ये बात हमारी तरफ के सभी फाइटर्स बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए हमारी तरफ का कोई भी फाइटर हार मानने को तैयार ही नहीं था। जब तक ये बैटल वो नहीं जीत जाते, उनमें से कोई भी नहीं रुकने वाला था, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अभी वो इन सभी बैटल्स को अपनी तरफ कैसे करेंगे, क्या प्लान्स बनाएंगे, क्या स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आगे हम सब देखते हैं हमारी तरफ के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और मॉर्टल्स फाइट कर रहे थे बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ, और इनसे थोड़ा दूर फाइट हो रही थी एंजल्स की, जिसमें एक फाइट में गोकू, विजिटा, व्हीस और फार्डोस फाइट कर रहे थे यूनिवर्स 18 की एंजल रूमिया के साथ। रूमिया की ताकत का अंदाजा लगाएं तो मिकोशिन और ग्रैंड पीस के बाद ये सबसे पावरफुल एंजल थी। व्हीस और फार्डोस बहुत ध्यान से रूमिया को देख रहे थे, पर रूमिया अपनी आंखें बंद करके आराम से खड़ी थी। गोकू कहता है कि इनके अंदर कोई तो खास बात है, मैं इनकी बढ़ती एनर्जी को अच्छे से फील कर सकता हूँ। व्हीस इस बात पे कहता है कि अभी तक तो इन्होंने अपनी एनर्जी को बढ़ाया भी
भी नहीं है। विजिटा इस बात को सुन के इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अब समझ आया हम चारों एक साथ इनके सामने क्यों खड़े हैं। वार्डोस कहती है कि इनकी ताकत आसानी से हम चारों को भी आउट मैच कर सकती है, फोकस मत हटाना वरना बैटल करने के काबिल नहीं बचोगे। विजिटा इस बात पे कहता है हम सेयंस की एक आदत होती है, हम सबसे पहले सामने वाले की पावर को टेस्ट करते हैं, फिर चाहे सामने कोई एंजल ही क्यों ना हो। विजिटा पावर अप करता है, अल्टर ईगो फॉर्म में जाता है और अटैक करने बढ़ता है रूमिया पे। फाइनली रूमिया अपनी आंखें खोलती है और इतना काफी था। विजिटा हागाई बॉल बना के अटैक करने बढ़ाता, वो अटैक करता भी है, पर जैसे ही रूमिया अपनी आंखें खोलती है विजिटा की एनर्जी उसी की तरफ वापस आती है और उसे ही हिट हो जाती है। दूसरी तरफ गोकू जो परफेक्टली डिवाइड फॉर्म में था वो इस बात पे ध्यान ना देते हुए मौके का फायदा उठा के रूमिया के पीछे टेलीपोर्ट होता है और एक पंच करता है। रूमिया का सर हल्का सा मूव होता है, बाकी उनकी बॉडी बिल्कुल पहले जैसी ही रहती है और गोकू का पंच बेकार जाता है। रूमिया गायब होके गोकू के पीछे आती है और अपनी फिंगर से अटैक करती है। इस अटैक से गोकू बहुत दूर जाके गिरता है। व्हील्स और वार्डोस कुछ यूनिक सी टेक्निक का यूज करने लगते हैं क्योंकि इन दोनों का कुछ अलग प्लान था। वार्डोस एक स्पाइरल टाइम केज बनाती है और वहीं पर व्हील्स डायमेंशन को बेंड करके मूवमेंट लूप बनाते हैं। इन दोनों अटैक के नाम से तो कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद व्हील्स और वार्डोस रूमिया को कुछ देर के लिए एक अजीब सी जगह पे कैद करना चाहते थे। रूमिया इन दोनों अटैक से इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि कोशिश अच्छी थी पर बेकार जाएगी। क्या ही कॉन्फिडेंस है यार। रूमिया भी एक यूनिक सी टेक्निक का यूज करती है। कुछ डिवाइन की अटैक्स यहाँ पे बन जाते हैं जो स्पाइरल टाइम केज को तोड़ देते हैं और मूवमेंट लूप भी टूट जाता है। ऐसा होते ही व्हील्स और वार्डोस की गर्दन रूमिया के हाथ में होती है। रूमिया बहुत तेज थी और दोनों को दिक्कत होने लगती है। गोकू और विजिटा इस चीज को देखते हैं और टाइम वेस्ट किए बिना अपनी न्यू फॉर्म्स में जाते हैं और अटैक करने बढ़ते हैं रूमिया पे। रूमिया इन दोनों को आते हुए देखती है और गायब होकर थोड़ा पीछे हो जाती है। ऑब्वियसली ऐसा करने के लिए उसे व्हील्स और वार्डोस को छोड़ना पड़ता है। गोकू और विजिटा तो पंचेस थ्रो करते हैं। रूमिया इन दोनों के अटैक को डॉज करते हुए तो काउंटर अटैक करती है, पर दोनों सेंस उनके अटैक को काफी अच्छे से ब्लॉक करते हैं। रूमिया देखती है कि आजकल के मॉर्टल्स एंजल लेवल की पावर पाने लगे हैं। गोकू और विजिटा उन पे अटैक करते जाते हैं और अभी के लिए रूमिया इन दोनों के अटैक्स को बस डॉज करने पे फोकस करती हैं। रूमिया थोड़ा और दम लगाती हैं और मौका मिलते ही तो क्लीन हिट्स देने में कामयाबी हो जाती हैं। लेकिन इनके अटैक करते ही व्हील्स और वार्डोस साइड से आते हैं और इन पे अटैक करके इन्हें पीछे लॉन्च कर देते हैं। इन चारों के एक साथ फाइट करने से इन्हें एडवांटेज जरूर मिलता है और बात रही रूमिया की, उनको थोड़ी दिक्कत होने लगती है पर अभी उनमें बहुत दम था। बाकी एंजल्स की फाइट भी कुछ इसी तरह से चलती है। हमारी साइड के एंजल्स ने दो का ग्रुप बना लिया था जिस वजह से उन्हें एडवांटेज मिलने लगता है। फिलहाल अभी चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बैटल पे। ग्रेट पीस और सीनोगार्ड्स के सामने थी मिकोशन। मल्टीवर्स में आगे क्या होगा, मल्टीवर्स किस तरह से चलेगा, इस वाले बैटल पे सब कुछ निर्भर करता था। फिलहाल इस वाले बैटल के फाइटर्स अभी तैयार थे। फाइट अभी शुरू होती है। सबसे पहले सीनोगार्ड गायब होके मिकोशन के पीछे टेलीपोर्ट होते हैं और टेलीपोर्ट होते ही मिकोशन के अटैक का शिकार बनते हैं। बेसिकली हुआ कुछ ये था कि जैसे ही ये दोनों गायब हुए थे मिकोशन की इंस्टिंक्ट ने इन दोनों के अटैक को प्रेडिक्ट किया और गायब होते ही जैसे ही ये दोनों मिकोशन के पीछे टेलीपोर्ट हुए, मिकोशन अपना अटैक ले चुकी थी जो इन दोनों को हिट हुआ। मिकोशन पीछे मुड़ के तो पंचेस मारती है पर ये दोनों इस वाले अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। इसके बाद सीनोगार्ड्स बहुत ही अग्रेसिवली फाइट करते हैं। दोनों अटैक्स करते जाते हैं पर इन दोनों का एक भी अटैक मिकोशन को नहीं लगता। वो काफी अच्छे से इनके अटैक को डॉज करी थी और दोनों के अटैक्स को अच्छे से रीड करने के बाद मिकोशन ओपनिंग बनाती है और काउंटर अटैक करती है और दोनों ही जमीन पे आके क्रैश होते हैं। इंस्टेंटली ग्रेट पीस मौके का फायदा उठा के अपना अटैक लेते हैं और पहली बार मिकोशन को हिट करने में कामयाब भी हो जाते हैं। हालांकि मिकोशन काफी जल्दी रिकवर करती है और सीधा अटैक करने आती है। वो अपना अटैक लेती भी है पर ग्रेट पीस उनके अटैक को काफी अच्छे से डॉज करते हैं। इस बार मिकोशन काफी अग्रेसिवली फाइट करती है पर ग्रेट पीस अपना पूरा फोकस बस डॉज करने पे लगाते हैं। वो अटैक करने के बारे में सोचते भी नहीं है। मिकोशन फिर से एक ओपनिंग बनाती है, एक ब्रूटल पंच मारती है पर ग्रेट पीस अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और इनके गायब होते ही सीनोगार्ड्स पीछे से आते हैं और दो ब्रूटल पंचेस मारते हैं मिकोशन को। मिकोशन थोड़ा पीछे हो जाती है। ग्रेट पीस और सीनोगार्ड्स के साथ में फाइट करने से उन्हें दिक्कत तो होने लगी थी पर शायद ये दिक्कत बहुत जल्दी खत्म होने वाली थी क्योंकि मिकोशन को देख के ऐसा लगता है उन्हें छोटा सा खेल और नहीं खेलना था। वो इस खेल को बहुत जल्दी खत्म करने वाली थी। मिकोशन अपना असली रूप दिखाती है, अपनी असली ताकत दिखाती है। वो ग्रेट पीस के साइड में कब आ जाती है ना तो ग्रेट पीस को पता चलता है और ना ही सीनोगार्ड्स को। ऐसी स्पीड को देख के ग्रेट पीस हैरान तो हो जाते हैं पर अपना फोकस नहीं हटाते क्योंकि उनका फोकस हटा तो बात खत्म। मिकोशन कहती है एक टाइम हुआ करता था जब हम आपस में ट्रेनिंग बैटल किया करते थे और आप हमेशा कहा करते थे आप कितनी भी कोशिश कर ले मेरे लेवल तक नहीं आ पाएंगे। आज आपसे बैटल करते हुए ये बात अचानक से मेरे माइंड में आ गई और मैं जानना चाहती हूँ इस बात को जानते हुए भी आप इस बैटल में मरने क्यों चले आए। ग्रेट पीस इस बात पे कहते हैं कि आपने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं जानता हूँ मैं आपके सामने नहीं टिक सकता पर आपको रोकना बहुत जरूरी है, फिर चाहे आज मेरा अंत क्यों ना हो जाए। मिकोशन फिर से दो अटैक्स करती है। फिर से ना तो ग्रेट पीस को पता चलता है और ना ही सीनोगार्ड्स को और सीनोगार्ड्स बहुत दूर लॉन्च हो जाते हैं। उन दोनों को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। मिकोशन कहती है कि फिर भी मैं देखना चाहती हूँ आप मुझे रोकने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो बताइए आज कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे। ग्रेट पीस कहते हैं कि मेरी कोई भी टेक्निक आपके सामने क्या ही कर पाएगी, लेकिन फिर भी आपको रोकने के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप सब सोच रहे हैं कि ग्रेट पीस वो पहले वाली टेक्निक का यूज करके इन सब को फिर से सील क्यों नहीं कर देते, तो भाई ऐसा करना ना तो पॉसिबल था और ना ही सेंस बनाता था। अगर इन सबको दोबारा सील करना होता और अगर कर सकते तो ग्रेट पीस बहुत पहले ही कर चुके होते। बात यहाँ
तक कभी ना आती। इवन सुपर ड्रैगन बॉल्स की हेल्प लेके इन सबको परमानेंटली सील किया जा सकता था, इन सबको मिटाया जा सकता था, पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं था। ऐसा करने से आगे जाके इस पूरे मल्टीवर्स पे बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते थे और ये बात ग्रैंड पीस बहुत अच्छे से जानते थे। बैटल में हम सब देखते हैं मिकुशिन ग्रैंड पीस को डोमिनेट करने लग जाती है। हालांकि ग्रैंड पीस अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, किसी भी तरह मिकुशिन को रोक के रखते हैं, पर वो ऐसा कब तक कर पाते। व्हीस और बारडोस इस चीज को देखते हैं और गोकू और विजिटा से कहते हैं कि वो रूमिया को संभाल लेंगे और अब इन दोनों को ही कुछ करना होगा। व्हीस अपने मैजिक का यूज करके दोनों सेयंस को एक जानी पहचानी चीज देते हैं और दोनों से कहते हैं कि अभी उनको ग्रैंड पीस की मदद करने जाना होगा। गोकू और विजिटा व्हीस की बात को मानते हुए मिकुशिन का सामना करने के लिए चले जाते हैं, पर जब ग्रैंड पीस अपनी पूरी ताकत के साथ मिकुशिन को नहीं रोक पाए तो गोकू और विजिटा पता नहीं कैसे रोकेंगे और व्हीस ने ऐसा क्या दिया था जिससे इन दोनों के जीतने के चांसेस बन सकते थे। अब ये तो वक्त ही बताएगा। आगे हम सब देखते हैं मिकुशिन अपने बैटल में ग्रैंड पीस को डोमिनेट कर रही थी, पर ग्रैंड पीस हार नहीं मानते। ग्रैंड पीस एक यूनिक सा अटैक करते हैं, पर मिकुशिन इस अटैक से बचते हुए ग्रैंड पीस की तरफ आके उन पे अटैक करती है। इस अटैक के लगने के बाद ग्रैंड पीस रिकवर कर पाते। इससे पहले मिकुशिन एक डिवाइन की अटैक बनाती है और उससे अटैक करती है। ग्रैंड पीस इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। मिकुशिन इस अटैक को पुश कर रही होती है कि अचानक से एक बंदा साइड में से आके उन पे अटैक करता है। मिकुशिन के सेंसेस ने इस बंदे को आता हुआ भाप लिया था, जिसकी वजह से मिकुशिन इस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाती है। हम सब देखते हैं उस बंदे को जिसका इंतजार हम काफी टाइम से कर रहे थे। फाइनली विजिटो यहाँ पे आ गया था और उसने एंजल ग्रेड पोटारा इयरिंग्स लगाए थे। इस वाले पोटारा इयरिंग्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इससे फ्यूजन तभी डिफ्यूज होता है जब फ्यूजन खुद से डिफ्यूज होना चाहता है, जिसका मतलब टाइम लिमिट का कोई प्रेशर नहीं था। विजिटो जितना चाहे उतनी देर तक बैटल कर सकता था और अपनी पूरी ताकत लगा सकता था। मिकुशिन अटैक करने आती है विजिटो पे, विजिटो उनके अटैक को ब्लॉक करता है। मिकुशिन फिर से बहुत ही अग्रेसिवली फाइट करती है और विजिटो भी उनके हर एक अटैक का अच्छे से जवाब देता है। विजिटो का साथ देते हुए ग्रैंड पीस भी फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये दोनों एक साथ फाइट करते हैं, जिस वजह से मिकुशिन को दिक्कत होने लगती है। मिकुशिन ओपनिंग बनाने की कोशिश करती है, पर ये दोनों उनको ऐसा नहीं करने देते। ये दोनों पंचेस करते हैं, जिसको मिकुशिन ब्लॉक तो कर लेती है, पर थोड़ा पीछे हो जाती है। इतने में पीछे से सीनोगार्ड्स आते हैं और अटैक करते हैं मिकुशिन पे, पर मिकुशिन इनके अटैक को डॉज करती है। विजिटो के अटैक करता है, मिकुशिन ब्लॉक करती है, पर थोड़ा पीछे हो जाती है और फाइनली ग्रैंड पीस का हिट उनको लग जाता है और वो पीछे लॉन्च हो जाती है। मिकुशिन अपनी एनर्जी बढ़ाते हुए अटैक करने आती है। विजिटो इस चीज को देखता है और पीछे न हट के अटैक करने बढ़ता है। कमाल की बात थी, दोनों पंचेस करते हैं, दोनों के पंचेस आपस में कोलाइड हो जाते हैं, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। मिकुशिन ने सोचा नहीं था कि ये बंदा उन पे रश करने की हिम्मत करेगा। अब क्योंकि ये दोनों बैटल में एंगेज थे, इस बात का फायदा उठा के सीनोगार्ड्स आते हैं और मिकुशिन को फिर से हिट करने में कामयाब हो जाते हैं। ये चारों ही मिकुशिन के लेवल के फाइटर्स थे और बहुत ज्यादा दम लगा रहे थे, जिस वजह से ये फाइट इंटेंस होने लगी थी। मिकुशिन कहती है कि गलत डीएटी को बचाने के लिए तुम सब इतने उतावले हो रहे हो, तुम सब की ये समझ मेरी समझ के बाहर है। ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं कि एक बार इनके नजरिए से सोच के देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मिकुशिन इस बात पे कहती है कि जो सोचना था वो पहले ही सोच लिया था, सोचा था किसी को मारे बिना इस फाइट को खत्म करूंगी, लेकिन अब जब तुम सब इतना दम लगाओगे तो शायद मुझे अपना मन बदलना पड़ेगा। मिकुशिन की ताकत फिर से बढ़ने लगती है और वो एक यूनिक सा अटैक करती है, जिसके इंपैक्ट से उनके सामने चारों फाइटर्स फ्रीज हो जाते हैं। मिकुशिन आगे बढ़ के बैटल खत्म करने आती है, पर ग्रैंड पीस इस वाले अटैक के असर से निकल जाते हैं और एक शील्ड बना के अपने आप को और बाकी टीम को भी बचा लेते हैं। विजिटो और सीनोगार्ड्स भी इस अटैक के असर से निकल जाते हैं। विजिटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ने लगती है और वो सीधा रश करता है मिकुशिन पे। मिकुशिन इस अटैक को ब्लॉक करती है, पर अगेन इस अटैक के फोर्स की वजह से थोड़ा पीछे हो जाती है। विजिटो फिर से अटैक करता है, मिकुशिन फिर से ब्लॉक करती है, फिर से थोड़ा पीछे हो जाती है। 3-4 बार ऐसा ही होने के बाद मिकुशिन ओपनिंग बना के एक क्लीन हिट देने में कामयाब हो जाती है, पर पता नहीं कैसे विजिटो इस अटैक के इंपैक्ट को सह लेता है और खुद से क्लीन हिट देता है मिकुशिन को। देन की अटैक करता है जो मिकुशिन की तरफ आता है, पर मिकुशिन बहुत आराम से इसको साइड में डिफ्लेक्ट कर देती है। इस अटैक को साइड में डिफ्लेक्ट करते टाइम मिकुशिन विजिटो के पंच को महसूस करती है, तो ब्लॉक वाले पोज में आ जाती है। विजिटो का पंच उनके हाथ पे लगता है और सीनोगार्ड्स का उन्हें हिट हो जाता है। मिकुशिन को गुस्सा आता है, वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है, दोनों सीनोगार्ड्स के पेट में बहुत ही ब्रूटल पंचेस मारती हैं और दोनों को विजिटो की तरफ फेंकती हैं। विजिटो गायब होकर साइड में आता है, पर पीछे से मिकुशिन के अटैक का शिकार बनता है, तेन सीधा जमीन पे आके क्रैश होता है। मिकुशिन विजिटो को खत्म करने आगे बढ़ती है, पर एक बार फिर से ग्रैंड पीस बीच में आ जाते हैं और उनकी इस कोशिश को नाकाम कर देते हैं। मिकुशिन एक बार फिर से ग्रैंड पीस के साथ बैटल में एंगेज हो जाती है, बहुत सारे अटैक्स करती है। ग्रैंड पीस उनके सभी अटैक्स को बहुत मुश्किल से रोक पाते हैं। सीनोगार्ड्स इनकी मदद करने आते हैं। मिकुशिन इन दोनों के अटैक को ब्लॉक करती है, जिस वजह से ग्रैंड पीस के पास मौका आ जाता है। वो मौके का फायदा उठा के अटैक करते भी है मिकुशिन पे। इस अटैक के लगते ही मिकुशिन थोड़ा पीछे आ जाती है, एक छोटा सा पॉज लेती है और एक बात पे गौर करने लगती है। ग्रैंड पीस के पास मौका था, उन्होंने अटैक लिया भी, पर वो ऐसे भी तो काफी अटैक्स जानते हैं जिससे वो मिकुशिन को खत्म कर सकते थे। लेकिन दोनों में पावर डिफरेंस तो है, पर मौका मिलने पर ग्रैंड पीस ऐसे काफी अटैक कर सकते थे जिससे वो मिकुशिन को खत्म कर सकते थे। फिर वो ऐसा क्यों नहीं करे? मतलब यार आप भी सोचो, ग्रैंड पीस को सीनोसामा को बचाना था और इस
इसीलिए आज वो इस बैटल में आए थे, मिकोशिन से फाइट कर रहे थे। पर जब तक वो मिकोशिन को खत्म नहीं कर देते तो सीनोसामा को कैसे बचाएंगे? मिकोशिन को जिंदा रख के सीनोसामा को कैसे बचाया जा सकता था? आखिर ग्रैंड पीस के मन में क्या चल रहा था? उनका असली इंटेंशन क्या था? ये सभी बातें अभी मिकोशिन के मन में आने लगती हैं। पर ये सभी बातें उनके मन से एक साथ गायब भी हो जाती हैं जब उन्हें सीनोसामा की वो गलती याद आती है। अभी मिकोशिन फाइनली एक ऐसी चीज करने लगती है जिसका खौफ ग्रैंड पीस के मन में यह बैटल शुरू होने से पहले ही आ गया था। वो देखते हैं कि मिकोशिन अपनी कॉस्मिक एनर्जी बाहर ला रही थी और ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था। ये एक ऐसा अटैक था जिसका इम्पैक्ट इस डायमेंशन के बाहर भी जा सकता था। ग्रैंड पीस इस बात को जानते थे, इवन मिकोशिन भी इस बात को अच्छे से जानती थी, फिर भी इस अटैक का इस्तेमाल कर रही थी। ग्रैंड पीस कहते हैं हमें किसी भी तरह इस अटैक को मिटाना होगा, जितना भी दम है अपने अगले वाले अटैक में सब लगा देना। ज़ीनोगार्ड्स ग्रैंड पीस की बात को मानते हुए खुद का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बनाने लग जाते हैं। ये वाला अटैक भी बहुत केपेबल था, पर कॉस्मिक एनर्जी के सामने क्या कर पाएगा ये तो देखने वाली बात थी। वेजिटो भी अपनी पावर बढ़ाने लगता है, अपनी पूरी ताकत बाहर ले आता है और डिस्ट्रक्टिव फाइनल कामेहामेहा बनाने लगता है। अब ये वाला जो अटैक था वो सिचुएशन में बहुत काम आने वाला था, क्योंकि इसका असली काम था सामने वाले को या फिर उसके अटैक को तबाह कर देना। ग्रैंड पीस भी एक ऐसा अटैक बनाने लगते हैं जिससे कॉस्मिक एनर्जी तबाह हो जाए। उनका भी ये स्पेशल अटैक होने वाला था। बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स के जो बैटल चल रहे थे वो भी रुक जाते हैं, क्योंकि सब जानते थे ये वाला जो अटैक था वो इस बैटल का रिजल्ट बताने वाला था। वैसे इन सभी बैटल्स को हमारी साइड के मॉर्टल्स गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स डोमिनेट करने लग गए थे, पर सामने वाले गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स भी अपना पूरा दम लगा रहे थे। और डेफिनेटली हमारी साइड के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ग्रैंड पीस की मदद करने नहीं आ सकते थे, क्योंकि इनके अपोनेंट ऐसा नहीं होने दे सकते थे। मिकोशिन का अटैक पूरी तरह से तैयार था, उन्हें थोड़ा दुख जरूर होता है कि आज उन्हें अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ जानें लेनी पड़ेंगी, पर उनके मन में ये भी था उनके ऐसा करने से बाहर सभी मॉर्टल्स की जिंदगी सेफ हो जाएगी, वो ज़ीनोसामा के डर से आजाद हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिकोशिन फाइनली अपना अटैक ले लेती हैं। ग्रैंड पीस को यकीन तो नहीं हो रहा था, पर वो भी अपना अटैक ले लेते हैं और साथ ही वेजिटो और ज़ीनोगार्ड्स भी। ये सभी अटैक्स आपस में कोलाइड हो जाते हैं। सबके सब अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, इस अटैक को पुश कर रहे थे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसी अटैक पे सब कुछ निर्भर करता था। पर अचानक से इन सब के अटैक गायब हो जाते हैं। इनमें से किसी को भी समझ नहीं आता ये हुआ क्या, क्योंकि इनमें से किसी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मिकोशिन सोच में होती है कि किसने ऐसा किया होगा, कौन ऐसा कर सकता है कि अचानक से उनकी नजर जाती है एक ऐसे बीइंग पे जो यहाँ पे आ गया था, और इस बंदे को देख के वो हैरान हो जाती है। तो आखिर कौन था ये बंदा जो यहाँ पे आ गया था, क्योंकि यहाँ पे सबको तो मिकोशिन हिलाई थी, तो उनके पीछे कोई कैसे आ सकता है। अब यहाँ पे कौन आया था ये तो वक्त ही बताएगा। आगे हम सब देखते हैं बैटल फाइनली खत्म होने वाला होता है। मिकोशिन अपना अटैक ले लेती हैं, ग्रैंड पीस, वेजिटो और ज़ीनोगार्ड्स भी अपना अटैक ले लेते हैं। इन सब का अटैक आपस में कोलाइड हो जाता है, पर अचानक से कुछ ही देर बाद गायब हो जाता है। मिकोशिन देखती हैं कि ज़ीनोसामा वहां पर आ गए थे, और वो हैरान हो जाती हैं कि ज़ीनोसामा वहां पर कैसे आ सकते हैं। ज़ीनोसामा को देखते ही सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और मॉर्टल्स एकदम शांत हो जाते हैं। ज़ीनोसामा कहते हैं कि अगर आपका बैटल थोड़ी देर और चलता तो बाहर पूरे मल्टीवर्स में तबाही आ जाती। मिकोशिन इस बात पे कहती है कि ये बात आप कह रहे हैं जो बिना सोचे एक पल में किसी को भी तबाह कर देते हैं, इवन कितनी बार तो कर भी चुके हैं। आपकी इसी बेवकूफी का शिकार हम सब बनते बनते बचे थे। अगर ग्रैंड पीस ने हम सबको ना बचाया होता तो हमें से कोई भी आज आपके सामने ना होता। इस बात को कहते ही अचानक से मिकोशिन को ये बात रियलाइज हो जाती है कि ग्रैंड पीस का असली इंटेंशन असल में था क्या। वो जानबूझ के ऐसा कोई भी अटैक नहीं कर रहे थे जिससे मिकोशिन इरेज हो जाए, क्योंकि उन्हें मिकोशिन को मारना ही नहीं था। उन्हें बस ये बात रियलाइज करानी थी कि ज़ीनोसामा की एक्सिस्टेंस इस पूरे मल्टीवर्स के लिए बहुत जरूरी थी, इवन मिकोशिन की भी। साथ ही मिकोशिन एक और बात नोटिस करती है, आज तक ज़ीनोसामा को सबने हंसते देखा था, क्योंकि उनका नेचर बिल्कुल एक बच्चे जैसा था, पर आज उनका नेचर बहुत सीरियस लग रहा था। आज उनका नेचर पहले से बिल्कुल अलग था। डेफिनेटली इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन तो जरूर था। अभी ज़ीनोसामा कहते हैं कि मैं मानता हूँ मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ग्रैंड पीस कहते हैं कि जब ज़ीनोसामा ने ऐसा किया था तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके ऐसा करने से आगे जाके कितनी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। और मैं जानता था जब भी ज़ीनोसामा को इस बात का अंदाजा होगा, जब वो अपनी गलती मान लेंगे तब वो आप सबको वापस लाना चाहेंगे। इसलिए मैंने आप सबको उस डायमेंशन में भेजा था और आप सबकी जान बचाई थी, ताकि जब भी ज़ीनोसामा आप सबको वापस लाना चाहे तो वो आराम से ला सके। मिकोशिन रियलाइज करती हैं जो गलती ज़ीनोसामा ने बहुत पहले की थी वो भी वही गलती करने वाली थी, इवन उससे बड़ी गलती करने वाली थी। बदले के चक्कर में वो इस बात को भूल गई थी, अगर ज़ीनोसामा ना होते और पूरे मल्टीवर्स पे एक ऐसा खतरा आ जाता जिसे शायद मिकोशिन और ग्रैंड पीस भी ना रोक पाते, तो शायद पूरा मल्टीवर्स ही किसी और के कब्जे में आ जाता, क्योंकि ज़ीनोसामा के ना होने से उस खतरे को कोई भी खत्म नहीं कर सकता था। वेजिटो पहले ही डिफ्यूज हो गया था, गोकू और वेजिटा बेस फॉर्म में आ गए थे। गोकू अभी आगे आता है और कहता है सैनी का बिहेवियर पहले के मुकाबले बहुत बदल गया है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से सैनी ने किसी को भी रेस नहीं किया है और ना ही ऐसा करने के बारे में कभी सोचा है, क्योंकि सैनी ये बात अच्छे से जान गए हैं कि हर एक बीइंग को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, उनकी जिंदगी उनसे नहीं लेनी चाहिए। ज़ीनोसामा कहते हैं अब क्योंकि सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और बाकी अथॉरिटीज यहाँ पर है, तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। हम सभी डीईटीज का काम है मल्टीवर्स में बैलेंस बनाए रखना, और इसके लिए नई चीजों का आना भी जरूरी है, पर साथ ही पुरानी चीजों का तबाह
का होना भी जरूरी है। पर अब से ये फैसला मेरे अकेले का नहीं होगा। अब से एक काउंसिल बनेगी जिसमें सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और बाकी अथॉरिटीज मेरे फैसले पे अपनी राय दे पाएंगे। आखिरी फैसला मेरा ही होगा, पर आप सबकी बात जानने के बाद, ताकि हम सब मिलकर एक अच्छा फैसला ले सकें। मिकुशिन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और बाकी डीएटीज भी सीनोसामा की बात का सम्मान करते हैं। और अभी ये सब फाइनली इस डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं सीनोसामा के पैलेस पे। ग्रेट बीस्ट सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल से कहते हैं कि वो सभी अपने अपने यूनिवर्सेस में जा सकते हैं। और हाँ भाई, इसका मतलब ये भी था कि सभी मॉर्टल्स भी अपने अपने यूनिवर्सेस में जा सकते थे। ग्रेट बीस्ट देखते हैं कि मिकुशिन नहीं जाती और उनसे पूछने लगते हैं कि आप इनके साथ नहीं जाएंगी। मिकुशिन इस बात पे कहती है कि अभी नहीं, अभी उन्हें ग्रेट बीस्ट और सीनोसामा से काफी सारी बातें करनी है। अपना काम खत्म करने के बाद ही वो वापस जाएंगी। सो फाइनली ये वॉर खत्म हो जाती है और अच्छी बात थी कि कोई भी नहीं मरा था और भी काफी अच्छी बातें हुई थी यहाँ पे। सबसे पहले तो अभी इस मल्टीवर्स में फिर से 18 यूनिवर्सेस हो गए थे। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स अगेन वापस आ गए थे। दूसरी बात, सीनोसामा के इस चेंज के बाद ये सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स अपना काम और भी अच्छे से करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीनोसामा अभी मैच्योर हो गए थे। वो बिना बात में अब किसी को भी रेस नहीं करेंगे, मतलब किसी को भी उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। वैसे सभी बंदे खुश थे कि वॉर खत्म हो गई थी और कोई भी नहीं मरा था सिवाय एक के। फ्रीसा का सपना पूरा होते होते रह गया था। मतलब यार ये बंदा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनते बनते रह गया था, पर शायद तकदीर को ये मंजूर ही नहीं था। आई मीन यार, एक भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं मरा। हम सब देखते हैं कि सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स और एंजल्स अपने अपने प्लेनेट पे आ जाते हैं और साथ ही सभी मॉर्टल्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। वीरस कहते हैं तो चलो यार, अब सीनोसामा से डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। बिना बात में अब वो किसी को भी इरेज नहीं करेंगे। वीरस इस बात पे कहता है कि मेरे हिसाब से आपको तो डरना चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल काफी कम है और बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो आप अच्छे से जानते हैं, वो आपसे चलते हैं। अगर अगली मीटिंग में बात आप पे आ गई तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। वीरस इस बात पे कहते हैं तुझे मेरी टांग खींचने में बहुत मजा आता है ना, लेकिन टेंशन न ले, इस बारे में क्या करना है वो मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। अभी हम सब देखते हैं कि सबसे पहले फ्रीजा यहाँ से निकल लेता है, क्योंकि इस बंदे को बहुत सी प्लानिंग करनी थी। इसके पास टाइम बहुत कम था और वीरस ने तो अपना वादा पूरा नहीं किया था। वीरस देखते हैं कि फ्रीजा यहाँ से जा रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोलते और फाइनली फ्रीजा यहाँ से चला जाता है। अभी गोहान भी इसी बात को कहता है कि हमें भी यहाँ से जाना होगा, काफी टाइम हो गया, अब तो बस अपनी फैमिली के पास जाना है और बस उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना है। वीरस इस बात पे कहते हैं कि चले जाना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने के बाद। अब पता नहीं इन सब के सामने कौन सा सवाल आने वाला था। कहानी आती है यूनिवर्स 6 पे। सटाला भी अपने प्लेनेट पे वापस आ जाते हैं और साथ ही काबा, केल और कॉलीफ्ला भी। सटाला अपने पैलेस में जाने वाले थे, पर कॉलीफ्ला उनके सामने नील डाउन करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको ट्रेन करें। सटाला इस बात पे कहते हैं कि वो उसको नहीं बल्कि तीनों को ट्रेन करेंगे। यूनिवर्स 7 के सेंस बहुत आ गए तो वो सब भी पीछे नहीं रहेंगे। कहानी फिर से आती है यूनिवर्स 7 पे और वीरस सबसे कहते हैं इन दोनों बच्चों को छोड़ के तुम में से कौन अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहेगा। इस बात को सुन के सबके सब हैरान हो जाते हैं कि वीरस तो उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का ऑफर दे रहे थे, पर इनमें से कोई भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहता था, क्योंकि इनमें से किसी को भी एक डिस्ट्रॉयर का काम पसंद ही नहीं था। मतलब यार, रात इन प्लैनेट्स को तबाह करो, सबकी जान लो और आराम से आके सो जाओ, ये भी कोई जिंदगी है। वीरस कहते हैं कि जल्दी से जवाब दो, क्योंकि मुझे आगे जवाब देना है और उसके बाद तुम में से एक की ट्रेनिंग भी शुरू करनी है। हालांकि तुम में से किसी को भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ी बहुत चीजें तो सिखानी पड़ेंगी। देन उसके बाद एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म किया जाएगा और यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो बताओ किसको बनना है। अभी गोकू कहता है कि बहुत टाइम हो गया, मुझे इन सबको वापस छोड़ने जाना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है मेरे पास। ब्रोली बीच में कूद पड़ता है और कहता है मैं भी चलूंगा। देन गोकू मेरा से कहता है कि भाई तू ग्रेनोला को अपने साथ ले जा, इसको उसके प्लेनेट पे छोड़ देना, देन अपने हेडक्वार्टर्स में चले जाना और मैं बाकी सबको अर्थ पे ले जाऊंगा। वीरस विजिटा से कुछ कह पाते इससे पहले विजिटा कहता है कि बुलमा उसे जान से मार देगी, उसे उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये सभी वीरस की बात को टालते हुए तुम दबा के यहाँ से भाग जाते हैं। वीरस के प्लेनेट पे वीरस और वीस के अलावा कोई भी नहीं बचा था, सब अपनी जान बचा के भाग गए थे और वीरस कहते हैं चलो सबके सब भाग गए, अब मैं आराम से आराम कर पाऊंगा। मतलब यार इनका तो स्वैग ही अलग है, इनको आराम करना है तो करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी के साथ ये वाली कहानी भी यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस इसी के साथ एक और कहानी हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आई थी, आप सभी ने बहुत सपोर्ट दिखाया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी काफी सारे सवाल थे आपके, जिसके जवाब देने मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। जिसमें पहला सवाल था भाई ये कहानी तो ड्रैगन बॉल काकुमी का रीमेक लग रही है, बिल्कुल वैसी ही कहानी है। तो भाई डेफिनेटली आप इसको ड्रैगन बॉल काकुमी का रीमेक बोल सकते हो, क्योंकि इसकी इंस्पिरेशन वहीं से ली गई है। इवन अगर आप कॉपी बोलोगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो कहानी है वो ड्रैगन बॉल काकुमी की तरह ही चलती है। कहानी बिल्कुल वही है, हालांकि मैंने चीजों को अपने नजरिए से देख के बनाया है, पर इसको कॉपी बोलना भी गलत नहीं होगा। दूसरी बात आती है कि भाई इतने छोटे पार्ट्स क्यों बनाए, पहले तो बड़े बना रहे थे। ड्रैगन बॉल सुपर के सारे पार्ट्स बड़े थे, पर इस वाली कहानी पे आते ही पार्ट सारे छोटे हो गए। देखो मैंने इसका रीजन पहले ही बता दिया था, छोटी वीडियोस को बनाने में 2 दिन लगते हैं, बड़ी वीडियोस को बनाने में 4 दिन लगते हैं। तो मेरा इंटेंशन था इस कहानी के सभी पार्ट्स आपको जल्दी प्रोवाइड किए जाएं। इसी इंटेंशन के साथ मैंने कहानी लिखना शुरू किया था, इसी इंटेंशन के साथ खत्म भी किया। बीच में बड़े कर सकता था पर ऐसा नहीं किया, सोचा था अगर छोटे से स्टार्ट किया है तो छोटे से ही खत्म कर देंगे। एक और सवाल बार बार आ रहा था कि भाई सटाला की जगह पे अकुमो को क्यों दिखा रहे हो, सटाला को दिखाओ ना, सटाला कहाँ पे भाग गया, ये तो अकुमो है। तो इसके पीछे एक बहुत अजीब सा रीजन है। देखो किंग सटाला कैनन नहीं है, तो उनकी जगह
पे किसी और को भी दिखाया जा सकता है, और अकुमो को इसलिए दिखाया, इसलिए उनको सटाला बनाया क्योंकि उनके इमेजेस अवेलेबल थे। मैं किंग सटाला को ही दिखाने वाला था, पर ना तो कोई उनकी इमेजेस मिल रही थी, ना ही कोई एनिमेशन अवेलेबल थी, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे को अकुमो को ही दिखाना पड़ा, उनको ही किंग सटाला बनाना पड़ा। वैसे अगर इस कहानी को बनाने का इंटेंशन जानना चाहोगे तो उसके पीछे एक ही इंटेंशन था, जितना हो सके उतने सारे कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करना। बस गोकू और विजिटा ही नहीं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करना। इसलिए मैंने काफी सारे ऐसे मॉर्टल्स को इंक्लूड किया जो डिजर्व करते थे इस कहानी में आना, जो डिजर्व करते थे अपनी पावर को दिखाना। हालांकि फिर से टॉप पे गोकू और विजिटा ही आ गए थे अपनी न्यू फॉर्म्स की वजह से, पर बाकी जो फाइटर्स थे वो भी बहुत केपेबल थे। सब गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ मिलकर फाइट कर रहे थे। अब न्यू गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को लाना पड़ा, एंजल्स को भी लाना पड़ा। अब क्योंकि ये नंबर्स में कम थे और आउट मैच हो सकते थे, इसलिए इनकी पावर को बाकी से ज्यादा दिखाया गया। मुझे कॉन्सेप्ट ऐसा दिखाना पड़ा कि इन सभी ने मिकुशिन से ट्रेनिंग ली है, जिसकी वजह से इनकी पावर बहुत ऊपर आ गई है। इनके पास ऐसी एबिलिटीज हैं जिससे किसी को भी बैटल में डोमिनेट कर सकते हैं। हालांकि बीरस वाले बैटल को मैंने कुछ इस तरह से दिखाया था जिससे आप सब अंदाजा लगा सको कि बीरस अभी भी सबसे पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इन 6 से भी ज्यादा है उनकी पावर। बात आती है मिकुशिन की, और इनको किस लेवल की पावर देनी चाहिए थी, इस बात का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हो। मतलब यार, इनके सामने बैटल में किस तरह के अपोनेंट्स आए थे आपने देखा था ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि भाई इनकी पावर को सबसे ज्यादा दिखाना पड़ेगा, इनकी पावर को सीनोसामा के लेवल पे दिखाना पड़ेगा। इवन उससे ज्यादा भी हो सकती थी, पर पता नहीं होगी या फिर नहीं। इसी तरह से गोकू और विजिटा की फॉर्म को भी इस तरह से डिसाइड किया गया कि भाई इन दोनों को ऐसी फॉर्म देनी पड़ेगी जिससे बाद में जाके मिकुशिन का मुकाबला कर सके, अकेले ना सही तो फ्यूजन करके सही। इसलिए मैंने इन दोनों की फॉर्म्स को एंजल लेवल पे रखा, ताकि जब ये फ्यूजन करके मिकुशिन का सामना करे तो आपके मन में ये सवाल ना आ जाए ये दोनों फ्यूजन करके मिकुशिन का सामना कैसे कर सकते हैं। एक और चीज जो मैंने यहाँ पे चेंज की थी, आपने नोटिस किया होगा जब भी गुजिटा या विजिटो आते हैं तो बैटल एक तरफा हो जाता है। ये दोनों बैटल जीते ना जीते इससे फर्क नहीं पड़ता, पर सबसे ज्यादा पावरफुल यही होता है। पर इस बार जब विजिटो आया तो डेफिनेटली उसकी पावर टॉप पे नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ कि गोकू और विजिटा ने फ्यूजन भी किया, विजिटो या फिर गुजिटा आ भी गया, पर वो टॉप पे नहीं था। मिकुशिन की ताकत विजिटो से ज्यादा थी। इवन उनके पास काफी सारी ऐसी टेक्निक थी जो शायद विजिटो को खत्म कर सकती थी। इवन अगर उनके फाइटिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो विजिटो आसपास भी नहीं टिकता। और यहीं पर मेरा एक सवाल आता है आप सबसे, क्या आप इन 4 कैरेक्टर्स की पावर को रैंक कर सकते हो, जिसमें मिकुशिन, ग्रैंड पीस, सीनोगार्ड्स और विजिटो की पावर को रैंक करना है आपको, किसकी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है। मिकुशिन की ताकत को कहां पे रखना है ये तो काफी इजी है, लेकिन बाकी 3 की ताकत को कहां पे रखोगे ये चीज देखने में बहुत मजा आएगा। आई नो कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर देखना पड़ेगा कौन अच्छे से रैंक करता है। अभी आती है मेन बात, अगली कहानी किस टॉपिक पे होने वाली है। क्या फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर 2 वापस आने वाला है? क्या फाइनली मेरे दिमाग में ड्रैगन बॉल सुपर 2 के लिए अच्छी सी कहानी आ चुकी है? तो भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर अभी भी मेरे दिमाग में ड्रैगन बॉल सुपर 2 के लिए कोई भी कहानी नहीं आई है। मैंने बहुत सोचा था किस टॉपिक पे बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, पर कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा। आप सब कमेंट करके बताओ कि आपके अकॉर्डिंग ड्रैगन बॉल सुपर 2 की कहानी किस टॉपिक पे होनी चाहिए। अगर आप में से किसी का टॉपिक अच्छा निकल गया तो डेफिनेटली मैं उसको पिक जरूर करूंगा, और अगर मुझे कोई भी टॉपिक नहीं मिलता तो मुझे नई कहानी बनानी पड़ेगी। एक टॉपिक तो है मेरे माइंड में जिसके ऊपर मैं नई कहानी बना सकता हूँ, पर ड्रैगन बॉल सुपर 2 के लिए अभी तक कोई आइडिया नहीं है। बाकी अगर आपके माइंड में कोई और सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बस ये मत पूछना कि भाई अगर नई कहानी आ चुकी है माइंड में तो उसी के ऊपर ड्रैगन बॉल सुपर 2 के नए एपिसोड बना दो, क्योंकि अगर बनाना पॉसिबल होता तो मैं आप सबको बता देता, इवन बनाने लग भी जाता। पर वो जो कहानी है ना वो अलग में ही अच्छी लगेगी, ड्रैगन बॉल सुपर 2 के साथ मैच नहीं होगी। और हाँ, बड़ी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन हर एक वीडियो को बनाने में कम से कम 4 दिन लगेंगे, तो आप समझ जाना। और होप करूंगा वो कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।